पाकिस्तान जो करंटली जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज हैं दे आर टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स हॉरिबल सिविल वॉर। भाइयों, जागने का वक्त है और किसी और ने आपके लिए कुछ नहीं करना। जैसे फ़लस्तीन में अगर कातिल का हाथ रोका है तो एंड पे फ़लस्तीनी ने खुद ही रोका है। अगला जो राउंड होगा ना पाकिस्तान इंडिया का, उसमें इंडिया विल बी बैक बाय अमेरिका। इवन दिस टाइम ये जो एक वो फॉल्स किस्म का नैरेटिव फैलाया गया ना कि अमेरिका बड़ा प्रो पाकिस्तान स्टांस ले रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपरली आपने फ़लस्तीन के मामले पर या तो चुप साधी रखी और मुल्क के अंदर फ़लस्तीन का नाम लेने वालों को जेलों में बांध किया, उनको मारा पीटा। आप खुद बेवकूफ़ है। आपने 1971 में ऐसी पॉलिसियां बनाई थी ना, अपने आप को बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान क्यों बनाया गया, पाकिस्तान क्यों कायम रहना चाहिए, पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इज एन आइडिया, इट्स अ होली आइडिया। जब हम लेकिन प्रैक्टिकली इकबाल के ख्वाब को नाइटमेयर में तब्दील करते, जब हम रेंटियर स्टेट से आई एम सॉरी टू से एक प्रोस्टिट्यूट स्टेट में तब्दील हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कोई लेजिटिमेसी का जरिया ही नहीं रहता। दिस गोइंग टू बी द एंड ऑफ पाकिस्तान इफ वी कीप ऑन डूइंग दैट। वी नीड टू रिवर्स कोर्स वेरी क्विकली। ट्रम्प वो, ये जो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है ना, इसके साथ पाकिस्तान वैसे भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आपका ये ख्याल है कि इस्लामी नजरियाती रियासत ट्रम्प की या अमेरिका की मुट्ठी चापी से चल सकती है, तो नहीं चल सकती। 75 साल से इस मुल्क में इस्लाम के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ, और वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम साम्राज्य के गुलाम बने रहे। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी चाहिए साम्राज्य और एम्पायर से। बट इकबाल वाज सेइंग वाज कि जब मुसलमान एक अपनी रियासत क्रिएट करेंगे या करते हैं, तो उस वक्त दे हैव टू रिलाई ऑन देयर ओन पीपल टू बिल्ड इट अप। तारीख से किया हुआ वादा जो लोग तोड़ते हैं, तारीख भयानक इंतकाम देती है। हमने वादा करके मुल्क लिया था ना। इसराइल चाहता है अमेरिका न्यूक्लियर वेपन फेंके और फिर खाए भी। एक ऐसी वर्ल्ड वॉर हो जिसमें सब एक दूसरे पर न्यूक मारे और इसराइल उसमें किसी तरह साइड पर बैठा रहे, न्यूक्लियर वेपन इधर उधर पड़े और पूरी दुनिया का इकोसिस्टम तबाह हो जाए, दुनिया एक डिस्टोपियन वेस्ट लैंड बन जाए। लेकिन फिर उसमें ये जो छोटी सी ज़ायनिस्ट मिनॉरिटी है जो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, वो दे कैन थ्राइव। ऑल दे वांट इज अ हॉरिफिक थर्ड वर्ल्ड वॉर, दैट्स द ओनली ऑप्शन इसराइल सर्वाइव्स। और ये जो चंद लोग हैं ना, ये सोचते ही सिर्फ अपने बारे में, इनको कुछ नहीं होगा। तो इट्स गोइंग टू बी यू एंड मी हु आर पेइंग फॉर दैट। आपने भी तारीख पढ़ी है, मैंने भी तारीख पढ़ी है। जब तक हम इस खौफ को, जब तक हम इस खौफनाक सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट फाइट इट। लिटरली टाइम इज स्लिपिंग थ्रू आवर हैंड्स। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा मुझे अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका एक हमेशा ये फराहम करते हैं कि लाहौर ये ख़ुद चल के आ जाते हैं। डॉक्टर हसन बुखारी साहब ना सिर्फ ये एक बड़े सॉर्ट आउट गेस्ट होते हैं हमारे लिए, ये अब मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ ये मेरे दोस्त भी हैं। और इनकी एक फ़ोटोग्राफिक में तो डिस्क्राइब करते हैं, जब लोग मेरे से इनके बारे में पूछते हैं कि इनकी एक फ़ोटोग्राफिक किस्म की मेमोरी है। जिस भी सब्जेक्ट को माशाल्लाह ये टच करते हैं। अब ये शायद उनका मेडिकल बैकग्राउंड है या कोई गॉड गिवन गिफ्ट है, लेकिन मिडल ईस्ट के ऊपर ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मसले को लेके एक बड़ा प्रिंसिपल्ड, क्लियर, हिस्टोरिकली एक्यूरेट और वाज़ेह स्टांस रखने वाले बड़े कम हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कल रात भी मुझे एक इत्तेफाक हुआ, डॉक्टर साहब के साथ लम्स में एक प्रोग्राम था हमारा, उसमें लेफ़्ट की जानिब से हमारे स्टीम्ड कॉलीग डॉक्टर अमार रिजान साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ पे भी बच्चों के लिए एक नशिस्त का इनेकाद था, जहाँ पे हमने बात की गाज़ा पीस बोर्ड के बारे में, या बाय एक्सटेंशन जो लार्जर पीस बोर्ड का एज एन एंटीथेसिस टू द UN जो एक पेश किया गया तस्वर। तो विदाउट फर्दर डू, डॉक्टर हसन बुखारी साहब, सर खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। आप हमेशा अटक से शूटर आते हैं और आपके साथ एक वर्दी होती है, सादा सिया वज़ा खाते हैं और जहाँ कहीं मंजी बिस्तर मिले आप सो जाते हैं, फिर उठ के आप चल पड़ते हैं। ये बड़ी एडमरेबल क्वालिटी है और वो इनफैक्ट वो तबलीगी जमात की सबसे जो एंडियरिंग क्वालिटीज़ में से जो है ना, वो एक दरवेशी सी जो है कि चलो बोरिया बिस्तरा चुका थे जनाब। देखिए मतलब यू नो एज वेल एज आई, ज़्यादा बोझ उठा के यू कैंट गो फार। अच्छा, ये उन्होंने एक बहुत अदबिया तरीके से मुझे कह दिया कि मैंने बहुत बोझ उठाया हुआ है। नहीं, आई मेंट मेटाफोरिकली। आई नो। डॉक्टर साहब, हम हंसी मजाक तो करते हैं, लेकिन ये जब इंसानी तकाजा है, एक हमारा ह्यूमन है एलिमेंट है कि हम इतने डार्क टाइम्स के अंदर भी अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसको नहीं खोना चाहते। लेकिन जो मामला एट हैंड है, कल रात अपने बच्चों की लैक ऑफ अवेयरनेस से भी उससे गेज किया होगा
कि कितना इट्स नॉट जस्ट सिर्फ गंभीर अपने वज़न में नहीं है, अपनी इम्प्लिकेशंस में भी है कि आगे क्या सूरत हाल बनी हुई है, आगे जो पौध है, जो अवाम है, वो किस कंडीशन में खड़ी हुई है, जिन्होंने सवाल पूछना है रियासतों से। सिर्फ गाज़ा जेनोसाइड तक की बात महदूद नहीं थी, अब ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की शक्ल इख्तियार कर गई है, एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पीस बोर्ड को अनपैक करते हैं सर। देखिए, शॉर्ट आंसर तो यह है कि पीस बोर्ड इज़ मेरली जेनोसाइड बाय अदर मीन्स, उसका फार्मूला है। फ़रंग की रगें जहाँ पंजा यहूद में है, तेरी दवा ना लंदन में है, ना जनीवा में है, ना लंदन में है। फ़रंग की रगें जहाँ पंजा यहूद में है, वो है ना कि कौमों की निजात खुदी की परवरिश और लज़्ज़त नमूद में है। ठीक है, तो वो ये इस नज़म जो है, मुझे आई एम सॉरी मेरे से थोड़ा शेर गलत हो गया, लेकिन फ़लस्तीनी अरब से ज़रब कलीम। तो जो इकबाल ने बात कही थी, पहली बात तो वही है कि पीस बोर्ड में कोई भी मुसलमान मुल्क लेने क्या जा रहा है। पहली चीज़ तो यह है कि पीस बोर्ड कौन इनकाद कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एक नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी है। ठीक है, ही वांट्स कैप्स इन हिज फेदर्स, लाइक उसको ब्रैग करने का बहुत शौक है, लेकिन सिर्फ दिस नॉट अबाउट ब्रैगिंग, क्योंकि उसके साथ नेतन्याहू भी बैठा हुआ है। अभी पीस बोर्ड की मीटिंग होगी 19 फरवरी को, तो पीस बोर्ड के अरकान कौन है? एक इसराइल है, कुछ अमेरिका के ग़ुलाम ममालिक हैं, और उसके साथ एक अदा जो है वो मुल्क है जो कि अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ आया हुआ है जिसको मिल रहा है। बाकी क्या है उस पीस बोर्ड में? इवन वेस्टर्न यूरोप भी उसमें नहीं आया। उसका मैंडेट क्या है? उसका मैंडेट सिर्फ जेनोसाइड बाय अदर मीन्स है कि इसराइल अपने इस जेनोसाइड को कंप्लीट करने में फेल हो गया ड्यू टू द फिनोमिनल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, एंड दे हैव रेजिस्टेड सो फियर्सली कि उन्होंने इसराइल के लिटरली धूल चटा दी इन द फील्ड। मतलब आप एक तरफ देखें एक रैग टैग मलेशिया जिसके पास स्मॉल आर्म्स हैं, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसराइल को आप इसराइल तो ना समझे ना, इसराइल इज यूएसए। यूएसए ब्लैंक चेक देता है, जैसे चीट कोड लगा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, असला देता है, एयर कवर देता है, एयरक्राफ्ट कैरियर दो खड़े किए हुए। भाई हमास की तो कोई एयरफोर्स भी नहीं है, दो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े किए हुए, कोई भूला भटका मिसाइल भी इसराइल में कहीं से ना आ जाए, छोटा मोटा। उसके बावजूद व्हाट हैपेंड वाज द इसराइलीज डिडंट इमेजिन इट। आई थिंक जब 7 अक्टूबर को वो अटैक होता है जो हमास ने किया, एंड as I imagine it, कि Israelis they gather around a table, their high command, and they discuss it. I am pretty sure many of them said this is a golden opportunity we have been waiting for, कि हम अब इनको ख़त्म कर देंगे इससे, क्योंकि इसराइल इज़ फेसिंग डेमोग्राफिक क्रंच। जो लैंड बिटवीन द रिवर एंड सी है उसमें 70 लाख फ़लस्तीनी है, 70 लाख इसराइली हैं। इसराइलियों का बर्थ रेट भी लो है, फ़लस्तीनी दे आर्ट गोइंग एनीवेयर। तो जब वो खुद नहीं जा रहे, गज़ा क्या था पहले? कोई पीसफुल जगह तो नहीं थी। गज़ा वॉज द लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन। अब वो प्रिजन को भी, जो ये पीस बोर्ड है ना, वो बीच में एक्यूट वाला फेज आया जेनोसाइड का, अब दोबारा इसराइल रिचार्ज हो रहा है अगले खौफनाक जेनोसाइड के लिए। लेकिन यू कैन नॉट लेट अप, आप प्रेशर छोड़ नहीं सकते, आपने जेनोसाइड तो जारी रखना है, क्योंकि जेनोसाइड में इसराइल की बका है। एक सेटलर कॉलोनियल रियासत जेनोसाइड मुकम्मल किए बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये पीस बोर्ड वाला मंसूबा आ गया। पीस बोर्ड वाला मंसूबा बेसिकली है, जो जैसे कि पहले भी पीस वाले मंसूबे होते रहे, फ़लस्तीन की हिस्ट्री में हर चीज़ की एग्जांपल मौजूद है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। आप ओस्लो अकॉर्ड की बात कीजिए। ओस्लो अकॉर्ड एक ऐसा अकॉर्ड था जिसमें कुछ, अब जैसे हर मुआहदा होता है कि
कुछ लो कुछ दो, कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक तरफ बात है जी फ़लस्तीनियों को ये मिलेगा, एक तरफ बात है इसराइलियों को ये मिलेगा। ओस्लो अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन ये हुई कि सब कुछ जो इसराइलियों को मिलना था वो तो बाय फोर्स दिलवाया गया, फ़लस्तीनियों को जो मिलना था उसमें से कुछ भी नहीं दिया गया। अब इस बोर्ड ऑफ पीस में क्या बात हो रही है, फ़लस्तीनियों को क्या मिलेगा जो बताया जा रहा है जी, रिकंस्ट्रक्शन होगी गज़ा की, अच्छा, सीज़ फायर होगा गज़ा में, अच्छा। इसराइल को क्या मिल रहा है, हमास को डिसआर्म कराया जाएगा, ये उसमें वादा है। और उसके बाद फ़लस्तीनियों को जो तीसरी चीज़ प्रॉमिस की गई है वो ये की गई है कि जी इसराइल जो है वो खाली कर देगा गज़ा स्ट्रिप को, इसराइल विल एवैक्यूएट इट। अच्छा जी, सही हो गया। इसराइल को क्या दिया गया है कि जी हमास को ख़त्म किया जाएगा और फ़लस्तीन में एक नई गवर्नमेंट लाई जाएगी जो कि बेसिकली अपने लोगों की होगी, उनके लोगों की होगी, जो उनकी मंजूरी से वेस्ट बैंक में। ठीक, 2 पॉइंट ये हो गए, 3 पॉइंट इधर हो गए। अब अनपैक कर दें फ़लस्तीन सीज़ फायर। पहला पॉइंट, क्या हो गया सीज़ फायर, 600 से ऊपर बंदे मारे जा चुके हैं, 1600 से ऊपर जख्मी हो चुके हैं, मुसलसल अटैक्स जारी हैं। सीज़ फायर हमास या फ़लस्तीनी दे डिड द सीज़ फायर, द इसराइली डिडंट। वो है ना द अनियन की मेरा ख्याल है हेडलाइन थी कि सीज़ फायर इन पैलेस्टाइन मीन्स पैलेस्टीनियन सीज़ एंड इसराइल फायर्स। ये हो गया सीज़ फायर। तो ये पॉइंट जो फ़लस्तीनियों के हक में होना था, किसके हक में गया कि जो इसराइल चाहता है वही हो रहा है। फ़लस्तीनी नहीं फायर कर रहे लेकिन इसराइल मुसलसल फायर कर रहा है, बंदे मार। दूसरा पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या है जी, अब रिकंस्ट्रक्शन आप और मैं तो यही समझेंगे जी कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है कि जी गज़ा के अंदर जो 60 मिलियन टन रबल पड़ा हुआ है उसको क्लियर करा के उधर एक गज़ा के अंदर लोगों के जो घर तबाह हुए, बर्बाद हुए, अस्पताल बर्बाद हुए, यूनिवर्सिटियाँ बर्बाद हुई, स्कूल बर्बाद हुए, वो नए सिरे से बनाए जाएंगे। सही, दैट्स नॉट द केस। जैसे वो 1984 टाइप एक डिस्टोपियन किस्म की कहानी है कि एवरीथिंग इज ऑपोजिट देयर। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, जो प्लान सामने आया, इवन गार्डियन में रिपोर्ट आ चुकी है कि टोटल 25-25 हज़ार लोगों के लिए 4 हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। 4 हाउसिंग यूनिट्स, 1 लाख बंदे, वो उनको गिल्डेड केज बना के दिया जाएगा। उसमें होगा ये कि आपके पास पैसे होंगे, डिजिटल वॉलेट, आपका जो फ़ोन है वो भी, आपका इवन उधर लिटरली बेडरूमों में कैमरे भी अगर लगे हों तो बईद नहीं। जो 1 रुपया भी आप खर्च करेंगे वो इसराइली अथॉरिटीज़ को पता है, जो एक लफ्ज़ आप मुंह से निकालेंगे इसराइली अथॉरिटीज़ को पता है, जो एक कदम आप चलेंगे उनको पता आप किधर जा रहे हो। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है ना, बहुत ओवरली स्मार्ट प्रिजन प्रोग्राम कह लें। जी जी। लेकिन ये उनके लिए जो अच्छे हैं, जो इसराइल की बात मानने वाले बच्चे हैं, 20 लाख में से उनको लगा कि 1 लाख हमें शायद वो मिल जाएं, शायद इतने भी ना मिलें, लेकिन उनका ख्याल है कि हमें इतने मिल जाएं। अभी इस वक्त अगर आप देखें गज़ा स्ट्रिप के आधे इलाके पर 58% इलाके पर इसराइल का कब्जा है, 42% अभी भी उससे इसराइली फौजी उससे बाहर पैरामीटर बना के बैठे। जो 42% इलाका है, इतनी चुन्नी सी गज़ा स्ट्रिप का, इस्लामाबाद से भी कम रकबा है गज़ा स्ट्रिप का, उसमें 20 लाख से ऊपर बंदे बैठे हुए हैं। जो इसराइली कंट्रोल्ड इलाका है उसमें टोटल 20,000 बंदे रह रहे हैं। वो ज़्यादातर वो क्विजलिंग्स वगैरह और मलेशियाज वगैरह और उस टाइप की चीज़ें जो इसराइल खुद ट्रेन करता। अब ये 1 लाख बंदों को इधर लाने का मकसद ये है कि एक तो इनको कंट्रोल्ड केज में रखा जाए, दूसरा इन 1 लाख की जक्स्टा पोजीशन की जाए बाकी 19 लाख से, कि उनको छोड़ दिया जाए सैलाब में, बारिश में, खैमों में, हर किस्म की हॉरेबल तरीन कंडीशंस में, ताकि दे जस्ट पैक अप एंड लीव, ताकि वो किसी तरह चले जाएं। और ये प्रोसेस कुछ साल चले, उसके बाद जब इसराइल रिचार्ज हो जाए तो जितने रह जाएं उन पर दोबारा चढ़ दौड़े इसी तरह। ये बांटुस्तान बना रहा है छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटा एक बांटुस्तान, बल्कि बांटुस्तान फिर भी थोड़ा शायद बेहतर हो, ये तो बिल्कुल एक प्रिजन बनाया थोड़ा बेहतर वाला, दूसरा प्रिजन बनाया बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन कैंप। बांटुस्तान में दिस इज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जी जी, और उसमें जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मारी जा रहे। अब जैसे हिटलर है, हिटलर ने भी वारसा गेटो पहले दिन तो ख़त्म नहीं की ना, नहीं। ये ओस्लो अकॉर्ड से प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था। ओस्लो की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना जी फ़लस्तीन में पीस आ रहा है, कोई आप क्यों इसको गैस लाइट करते हैं इस तरह की, जी आपको क्या तकलीफ है, फ़लस्तीन में पीस आ रहा है, हरामपाई करते हैं। बिल्कुल हरामी भी लफ्ज़ नहीं, हरामपाई होती है वो। मैं आपको बताऊं लफ्ज़ और मजाक करते जो हैं, मौजूद अल्फाज हैं वो हम इस पॉडकास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिजर्वेड अल्फाज वही हैं। नहीं, और मैं आपको एक और बताऊं बात, ये वही लोग हैं, मैं ट्विटर हैंडल्स देखता हूँ, वही जो सरकारी वाले हैंडल होते हैं,
जो पहले कह रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक आज़रबाईजान के समंदर में जा रहे हैं फ्लोटिला में, ये सैर करने, मैंने ट्वीट देखे आंखों से अपने, हाँ मजे करने जा रहे हैं, ये तो सैर करने गए हैं ये लोग। और फिर शर्म भी नहीं आई। नहीं ये बस शर्म, कौन सी शर्म, क्या है वो एग्जैक्टली जब बंदा अपना ऑनर बेच दे तो कैसी शर्म, क्या शर्म है एग्जैक्टली। मंटो ने एक बात कही थी, मंटो ने कहा था तवाइफ वैसे ही बदनाम है, और ये बात बिल्कुल सही है। तवाइफ तो सोसाइटी क्रिएट करती है थ्रू डिप्रिवेशन और सारा कुछ, बहुत सारे केस में वो मजबूरी भी होती है जी। लेकिन यहाँ पर ये जो सोल सेल करने वाली तवाइफें हैं, दे आर मच मोर ग्रोटेस्क एंड दे आर द वंस हु क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म्स, जिसमें फिर जो है वो तवाइफें भी क्रिएट होती हैं, माफियाज भी क्रिएट होते हैं, लो लेवल पे विलन क्रिएट होते हैं। असल विलन तो वो बड़े वाला जो बड़ा, लेकिन खैर हम वापस आते हैं गजा की तरफ आगे। रिकंस्ट्रक्शन क्या है? इट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप मैकेनिज्म। जैसे कि हिटलर के दौर में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को कहा जाता था वर्क कैंप्स, रिफॉर्म कैंप्स। ये तो जी हम यहूदियों को एक फ़ायदा दिलवा रहे हैं, इनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम पोलैंड वालों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम कम्युनिस्टों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम जिप्सीज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जिसका जेनोसाइड करना था हिटलर ने, पोलैंड वाले हों, रशियन हो, जिप्सीज हों, यहूदी हों, उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवाए गए। आहिस्ता आहिस्ता उनका जेनोसाइड सिस्टमैटिकली किया गया। दैट इज व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट। ज़ायनिज्म इज द डायरेक्ट प्रोजेनी ऑफ नाजीइज्म। इसराइल इज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट एंड ज़ायनिज्म इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ नाज़ीइज्म। तो जो पॉइंट है वो ये है कि रिकंस्ट्रक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कैंप है और सीज फायर में कत्लो गारत है। 2 पॉइंट खत्म हो गए। तीसरा पॉइंट विदड्रॉल। विदड्रॉ इसराइल के करने का कोई ना इरादा है, ना अमेरिका ने उसको उस पर फोर्स करना है। विदड्रॉ के लिए उन्होंने इसीलिए पहले ही शर्त डाल दी। क्या डाल दी? पहले हमास डिसआर्म होगा, उसके बाद विदड्रॉल होगा। पहली बात तो ये है कि अगर हमास बिलफर्ज डिसआर्म हो भी जाए, हमास खुद भी कहे ना कि हम डिसआर्म हो गए, इसराइल विल नॉट एक्सेप्ट इट। इसराइल कहेगा नहीं, झूठ बोल रहे, कर लो प्रूफ। नहीं हमास वाले झूठ बोल रहे, नहीं हुए डिसआर्म, ये फलाने अस्पताल के नीचे बम है, फलाने अस्पताल के नीचे। और ये देखें, अगेन मैं खुद से बना ही नहीं रहा, मैं सारी बात आई कंसिडर माई सेल्फ, आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ हिस्ट्री बफ। मैं बिल्कुल हिस्ट्री बफ नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए लफ्ज़ ही खराब हो गया। आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई विल रिलाई ऑन हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री बफ नहीं है। मैं हिस्ट्री बफ बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे पता वागा से आगे क्या आता है, इसलिए मैं हिस्ट्री बफ नहीं हो सकता। मैं इतिहास में हिस्ट्री बफ नहीं हूँ। इतिहास के घर में नहीं आप जाना चाहते? इतिहास के घर में नहीं जाना चाहता मैं। दिल ही तो नहीं है आपका डॉक्टर साहब। बस यही तो मसला है, वी आर हार्टलेस पीपल। खैर एनीहू, मूविंग बैक टू द पॉइंट कि हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। 1982 अगस्त 1982 में 6 हफ्ते की मुज़ामत के बाद फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कनपट्टी पर जो गन रखी, क्या गन रखी कि भाई तुम रेजिस्ट करते रहोगे तो हम ऐसी कत्लो गारत करेंगे ना, जो हम कर रहे हैं 6 हफ्ते से। 6 हफ्ते में हज़ारों लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा अभी और भी करेंगे तो यू जस्ट ले डाउन योर आर्म, सीज फायर हो जाएगा। आप मतलब बेसिकली ये वही वाला जो फिल्मों में आप सीन देखते हैं ना कि हीरो के घर में विलन घुस आता है, उसकी बीवी बच्चों पर बंदूक तान के कहता है चल मेरी मर्जी का हथियार फेंक, नहीं तो मैं इनको गोली मार दूँ। बिल्कुल वो वाला सीन हुआ। तो जो हीरो बेचारा है या जो फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा ठीक है जी, बस ठीक है, इनफ। अगस्त में सीज़ फायर हो जाता है। अगस्त 1982 में सीज़ फायर की शर्त क्या है? वही शराइत जो अभी हमास को ऑफ़र करें कि भाई आपके फ़ाइटर्स जो हैं वो अपने आर्म्स रखें और जाएं इधर से, त्यूनस जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, इधर उधर मुल्कों में फैला दिया। सही हो गया। अगस्त 1982 में सीज़ फायर ऐसी हुआ कि फ़लस्तीनी तो चले गए जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले थे। गारंटर कौन था? अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिलिप हबीब उस वक़्त वो मीडिएटर का रोल अदा कर रहे थे, जैसे अभी ये विटकॉफ रखा हुआ ना। तो फिलिप हबीब ने रिटर्न गारंटी दी कि सिविलियंस की प्रोटेक्शन होगी, सारा कुछ ठीक। जैसे ही फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले जाते हैं, एरियल शरॉन जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहता है ये तो डिसआर्म नहीं हुए, ये तो गए ही नहीं, ये तो छुप गए हैं। उसके बाद क्या होता है? हॉरिफिक तरीन मैसेकर जो लिबनान में हुआ, सबरा शातला मैसेकर होता। और एक यहूदी जॉर्ज स्लूजर फिल्म मेकर है, डच, ही इज़ अ ज्यू हिमसेल्फ, ने कहा मैंने खुद शेरॉन को अपनी आंखों से देखा कि उसने इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारी सबरा शातला में। उसने कहा
बाकी यहूदियों ने अपनी ज़ायनिस्ट ने, ये इसराइलियों ने अपनी प्रॉक्सी यूज़ की, वो जो लेबनीज फोर्सेस थी, बशीर जमील फैमिली वाली, और उसके बाद जो है वो फैलेंज, जिनको बोलते थे फैलेंज फोर्सेस, उनको यूज़ किया जेनोसाइड करने के लिए, साथ खुद पार्टिसिपेट किया। एक तो ये सबसे शॉकिंग था ना सबरा शतला, जिसमें हज़ारों लोग 2 दिन में मारे गए, 16-17 सितंबर, आई थिंक दैट वाज डेट, 16 to 18 सितंबर 1982। उसके अलावा भी बहुत सारे हुए, सिर्फ ये नहीं है। दिस वाज द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न न्यूज़ क्रूज पहुंच गए, और भी बहुत सारे। बेसिकली इसराइल ने कत्लो गारत का बाजार गर्म किया जैसे ही डिसआर्मामेंट हुई। तो हमास अगर डिसआर्म करेगा तो हिस्ट्री हमें बताती है कि इसराइल विदड्रॉ नहीं करेगा। इसराइल कहेगा हमास ने डिसआर्म नहीं किया, और इसराइल एक हज़ारों की तादाद में और कत्लेआम करेगा उसी वक्त, मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि इसराइल ऑलवेज डज दैट। उसके बाद हमास की डिसआर्मामेंट पर बात आ जाए तो आखिरी चीज़ जिस पर हम आ जाते हैं, जो इस प्लान का एक और कार्डिनल पॉइंट है, ISF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में पहला सवाल तो मेरा यह है कि सारे मुसलमान क्यों हैं भाई? सारे मुसलमान ममालिक से मांगी जा रही है ना, किसी गैर मुस्लिम मुल्क से तो नहीं मांगी गई, उसमें सारे मुसलमान मालिक हैं। क्यों, वाई? अब इसमें भी आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक थोड़ा सा, जो भाई बड़े खुश थे ना, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और जो उस प्रोपेगेंडे में आ रहे थे कि जी फौज अल-अक्सा जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, मुझे नहीं पता आपने ये सुना है नहीं, आई हैव हर्ड दैट अ लॉट। मेरे से बड़े लोगों ने पूछा जी आप क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं, 2 साल जेनोसाइड के बाद अब हमारी फौज अल-अक्सा जा रही है, सुभान अल्लाह। तो बंदा उस अकल पर ना मातम कर सकता है, क्योंकि आप स्मॉल आर्म्स वाले जाके क्या वहां पे नहीं, वो आपका ये लफ्ज़ बड़ा यूज होता है ना, सहूलतकार, कि जी दहशतगर्दों से ज़्यादा उनके सहूलतकारों को पकड़ना ज़रूरी है दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए। बात तो दुरुस्त है भाई, सहूलतकारों को पकड़ोगे, दहशतगर्दों की लॉजिस्टिकल सपोर्ट मैकेनिज्म्स कोलैप्स कर देंगे। तो इसराइल के भी सहूलतकार जब तक मौजूद है ना, तब तक इसराइल का जो ये नाजीज़म, ज़ायोनिज़म, जेनोसाइडल सेटलर कॉलोनियलिज्म है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। बदकिस्मती से अब सहूलतकारों की फहरिस्त में हमारा नाम भी आने का चांस है बोर्ड ऑफ पीस के थ्रू। ISF का काम क्या है? ISF का मैंडेट ट्रंप प्लान में लिखा है, उसने डिसआर्म करना है हमास को। ट्रंप शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर कहता है डिसआर्म करना है हमास को। तो आप किन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? अगर ISF किसी से फाइट करने जा रही है तो वो फाइट करने जा रही है हमास से। ऑन द अदर हैंड ये बात उन्हें भी पता है कि ये ज़रा मुश्किल काम है। सूबेदार नेक मोहम्मद, जैसे आप कहते हैं ना, सूबेदार नेक मोहम्मद के लिए शायद मुश्किल हो हमास से लड़ना। तो उसमें एक और चीज़ भी है ना, स्कूल में जैसे बुलीज होते हैं ना, बुलीज के साथी भी होते हैं। तो बुलीज के जो साथी होते हैं ना, वो ज़्यादातर इसलिए बुलीज के साथी बनते हैं कि उनको बुली ना किया जाए। कुछ शेयर्ड ग्लोरी चाह रहे होते हैं, कुछ दे आर कॉवर्ड्स एट हार्ट, वो बुलीज के साथ फिर रहे होते हैं। तो बुली जो है ना, वो बड़ा जो रेजिस्ट करता है ना, उस पर जब गैंग अप करते हैं, तो अब बुली डजंट वांट टू फाइट हिम, he just wants to humiliate him and humiliate him। तो बुली उसको जब मुक्के मारता है ना, तो 2 बंदों ने उसके हाथ पकड़े होते हैं जिसको मार रहे होते हैं। तो ये जो ISF है ना, ये हाथ पकड़ने वाली फोर्स है। इसका मकसद क्या है कि जो इसराइल ने आधे से ज़्यादा गज़ा में घुसा हुआ है, येलो लाइन बना दी ना कि ये नया बॉर्डर है जी, येलो लाइन को गार्ड करे कि हमास वाले इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। और इसराइल जो अपनी क्विजलिंग फलस्तीनी मलेशियाज बना रहा है, उनको इसराइल अंदर पुश करके हमास के खिलाफ यूज करे, और हमास के हाथ ISF पकड़े कि तुम जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि इसराइल ने जैसी ये कोशिश की, बड़ी मार पड़ी ये इसराइल की क्विजलिंग मलेशियाज को। अभी रिसेंटली उसको मारा ना, क्या नाम, अबू शबाब को। हाँ, तो वो उन्होंने शो कराया ना इसराइल को कि ये तुम्हारा काम नहीं चलेगा। लेकिन इसराइल इज होपिंग कि अगर ISF हाथ पकड़ ले तो उसके बाद जो है वो ये मलेशिया वाला मुक्का शायद निशाने पर पड़ सके। मैं समझ गया। तो ISF का मैंडेट बेसिकली ये है कि पीस क्रिएशन के नाम पर, या पीस एनफोर्समेंट या पीस कीपिंग के नाम पर ISF ये काम करेगा। और अगेन आप 3-4 हज़ार या 8 हज़ार जितनी भी है वो स्मॉल आर्म्स वाली जो फोर्स है, वो इसराइल से लड़ने वाला, अकल को हाथ मारो, जो आपने बात अभी कही है, इसराइल के पास एक प्रॉपर मिलिट्री मशीन है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर उसकी बैक पर है। ऑन द अदर हैंड ये जो वेल सप्लाइड स्मॉल आर्म्स वाली फोर्स है,
ये हमास को रोकने में ज़रूर इम्पोर्टेंट साबित होती है, क्योंकि हमास भी एक स्मॉल आर्म्स गोरिल्ला फोर्स है जी। और ऑफ कोर्स जो मलेशियाज हैं उनको बेहतर वेपन दे रहा है इसराइल हमास की निस्बत। तो ये जो ISF है इसका भी मकसद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करना है। अब आते हैं हिस्ट्री के पॉइंट की तरफ, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। ओस्लो में एक चीज़ थी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, ओस्लो माहदे में, और ये वो चीज़ है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ISF में सिर्फ मुसलमान ममालिक क्यों हैं। अब ऑफ कोर्स आपने हाथ भी पकड़ने हैं तो आप फ्रेंच ले आएँ, आप डच ले आएँ, आप अर्जेंटीनियन ले आएँ। यार वो जो मिल आई है वो ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त है जी। फेवरेट फील्ड मार्शल हमारा है तो फेवरेट प्रेसिडेंट शायद अर्जेंटीना वाला है उनका आजकल। एल सल्वाडोर वाला है, एल सल्वाडोर वाला भी काफ़ी बुकेले पसंद भी है, है। हाँ। लेकिन वो हावियर मिलाई जो है ना, वो पैसे मतलब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स IMF से भी लेता है, तो वो पक्का वो उस हिसाब से सेट बैठता है ना, हाँ जी। फुट्स द बिल। लेकिन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन क्या था जिसमें फ़लस्तीनी फंसे ओस्लो में, और आज तक कहते हैं कि यासिर अरफात के कैरियर की बदतरीन गलती थी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ये था कि इसराइल बताएगा फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बनाई जाएंगी ओस्लो के अंदर, फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाएंगी, उनकी कमांड इसराइल के हाथ में होगी। इसराइल उन्हें बताएगा कि यहाँ यहाँ एहतजाज हो रहा है, इसको कर्ब करें, यहाँ यहाँ ये जो है सो कॉल्ड दहशत गर्द हैं उनको कर्ब करें। बेसिकली पहली इंतफाज़ा के बाद, जिसके बाद हुआ ये ओस्लो, पहली इंतफाज़ा में इसराइल ने इतने फ़लस्तीनी एहतजाजों को, पीसफुल प्रोटेस्ट को ब्लडीली कर्ब किया, हज़ारों लोगों को मारा कि इसराइल की बड़ी बैड वो वेस्टर्न दुनिया में इमेज बन रहा था और सारा दे वांटेड टू प्रोटेक्ट दैट। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी को फ़लस्तीनी से मरवाएंगे तो हमारा इमेज भी ख़राब नहीं होगा, काम भी बन जाएगा। इस मकसद के लिए सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के नाम से मैकेनिज्म क्रिएट किया गया, और बीच में जो कहानी डाली गई ओस्लो में लिखी गई वो वही पुराना मंजन है जो आज तक बिक रहा है कि जी इसराइल को टेररिज्म से ख़तरा है, तो फ़लस्तीनी ये जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है दिस विल बी अगेंस्ट टेररिज्म। वो टेररिज्म क्या टेररिज्म होना था, बेसिकली हुआ ये कि वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के तहत जो फ़लस्तीनी फोर्सेस थी वो इसराइल की एक मलेशिया बन गई और फ़लस्तीनियों को उनसे नफरत हो गई। और इवन यासिर अरफात रिग्रेटेड इट एंड ही ट्राइड टू बैक ट्रैक दैट। उसके बाद लेकिन ये मलेशिया कायम रही, फिर हमास ने इनको फाइनली चेकमेट किया, जो दहलान फिर गज़ा से भागा, जो इनका हेड था गज़ा के अंदर। इस तरह करके इनका फाइनली ये वाला चैप्टर अब काफ़ी हद तक क्लोज हो गया गज़ा में। वेस्ट बैंक में अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि अब फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनियों से मरवाने वाला काम पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि दे नो, उन्हें तो पता है ओस्लो की हिस्ट्री, हमें ना पता, उन्हें तो पता है कि क्या हुआ है उनके साथ, दे हैव लिव्ड थ्रू इट, दे हैव सफर्ड थ्रू इट। तो अब नया जाल जो है, वैसे तो पुराना ही जाल है, सिर्फ जाल का रंग चेंज कर दिया, कि उन्होंने कहा मुसलमानों से इसको मरवाना, मुस्लिम फौजें लाएं ताकि जो भी गालियां पड़ें, फ़लस्तीनियों के ज़हन में जो नफरत क्रिएट हो वो इन लोगों के खिलाफ हो जो ISF के तहत आएंगे। ब्लीक पिक्चर है, लेकिन मेरी एंटायर टाइम कल रात कॉन्फ्रेंस पे भी, जब मैं आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ, जब मैं खुद भी इस पर कोई तबसरा वगैरह करते हैं या पढ़ता हूँ, मेरे जहन में यही बैक ऑफ द माइंड होता है, यार ये होना नहीं है, नहीं मुश्किल है बहुत, ये हो ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तानी जाएं, इंडोनेशियन जाएं, सऊदी जाएं, मतलब सो टाइम जो बात अपॉलिंग है वो ये है कि हमारी हाई कमांड, हमारी टॉप लीडरशिप भेजना चाहती है या टाइम टपा रही है? नहीं चाहते हैं, दे वांट टू। आई डोंट थिंक सो, दाना फेंका उन्होंने। आई थिंक इतने ज़हीन होते तो क्या बात थी, दाने की बात नहीं है। आपको लगता है 4D चेस खेल रहे हैं वो सर्वाइवल के लिए? 10D चेस खेल रहे हैं। देखिए ग़ुलाम का ना कोई चेस होती है, ना ग़ुलाम के हाथ में कुछ होता है। जब आपने एक ग़ुलामी कबूल कर ली ना, आपने कहा जो वो कहेगा हमने उस पर आमन्ना व सदकना कहना है, आपने कहा जो वो कहेगा हमने उसको फॉलो करना है। उसने कहा ISF में जाना है, आपने कहा कि हम सबसे पहले ISF में जाएंगे। मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ शेम कि अब्दुल फताह अल सीसी टाइप डिक्टेटर भी रिलक्टेंट है, लेकिन दूर दराज से पाकिस्तानी आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, और उसके लिए जो है वो एक केयरफुल कैलकुलस नहीं खेल रहे, वो देख रहे हैं कि हमने एक्चुअली जाना तो कोई नहीं है, ये होना कुछ नहीं है बोर्ड ऑफ पीस का, तो हम डूबती हुई कश्ती को, डूबते हुए सितारे को सलाम। सर बिल्कुल सर जाएंगे सर। इतने सादे नहीं है कि सर ये क्या ये खुद नहीं जानते कि TTP का जवाब जस्टिफाई हो जाएगा कि देखो काफिर रियासत जा रही है। TTP वालों ने जिन्होंने क्या हमारे मुल्क में जो एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स है, नहीं वो सेंटिमेंट उसका फ्लावरिंग आउट भी तो होगी ना, कि अवाम भी कहेगी यार ये तो वाकई में फिर हम तो मुर्तद रियासत है।
ठीक है ना, और ये बात ठीक कर रहे हैं सारे, शायद जो हमारे खिलाफ जो तंजीमें काम कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे तो वो दहशतगर्द हैं, लेकिन अवाम में इश्तियाल पैदा होता है, बैकलैश होता है, हर पॉलिसी का आपको पता है। आप कह रहे हैं वो ऐसा होना, अगर हुआ ये ISF वाला, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोग एक दूसरे को मारना नहीं शुरू कर देंगे सड़कों में। अहले तशय्युओ के जो लोग ज़ैनबियून फातिमियून के नाम पे गए थे, क्या वो मलिशियस नहीं बना लेंगे यहाँ पे? आपके साथ मैं पहले भी कई इनफॉर्मल डिस्कशंस में इसीलिए इस खदशे का इजहार बारहा कर चुका हूँ कि पाकिस्तान जो करंटली जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं, दे आर टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स हॉरिबल सिविल वॉर। इंटरनल पॉलिसीज़ भी और फॉरेन पॉलिसीज़ भी वो सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान को ले जा रही हैं जी। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी मैकेनिज्म की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। बाकी आप ये बात कह रहे हो कि यार इतने बुरे तो नहीं हो सकते कि भाई इनको इतनी समझना हो, ये टाइम टपा रहे हैं, ये टाइम गुजार रहे हैं। पहली बात तो ये टाइम किस चीज़ का गुजार रहे हैं? मुझे एक सवाल का जवाब देना। पाकिस्तान का तो बनता ही नहीं ना, पाकिस्तान इज़ फार अवे। फ़लस्तीन के जो नेबर्स हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो अगर इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ पीस में ये आर्गूमेंट लेकर के यार चलो जी टेबल खाली ना छोड़ दिया जाए, तो वो उनकी एक स्टेक है ना स्ट्रेटिजिक किस्म की। हमारी तो फ़लस्तीन में जो वाहिद स्टेक रही है हमारी रियासत की, वो आइडियोलॉजिकल है और अवाम की वो और अवाम की एक मोहब्बत है। वरना हमारी फ़लस्तीन में देखें, फ़लस्तीन में गज़ा में अगर जेनोसाइड होता है, सबसे पहले मुल्क कौन कंप्लीट होता है? सबसे पहले मुल्क कौन अफेक्ट होगा? मिस्र। वेस्ट बैंक में जेनोसाइड सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा? जॉर्डन और सीरिया। ठीक, उसके बाद आपका जो है नेबरहुड में चले जाएं तो जब जॉर्डन इफेक्ट होता है, साथ सऊदीया इफेक्ट होता है, तुर्की होता है सीरिया से। बिल्कुल, तुर्की जो है उसने तो 30 पीसेस ऑफ सिल्वर लिया है ना, उसने सीरिया के, उसने तो ट्रंप से फायदा लिया है इस बोर्ड ऑफ पीस। मैंने कहा एग्जैक्टली तुर्की इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो मजबूत मुल्क भी। आप देखें ना, जॉर्डन, इजिप्ट, दे आर वीक पॉलिटीज। जॉर्डन तो मुल्क असल ही नहीं है, टर्की इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री ना, तो टर्की को आने की जरूरत नहीं थी। टर्की कुड हैव स्टूड असाइड लाइक द वेस्टर्न यूरोपियंस। टर्की कुड हैव सेड कि नहीं, यूएन का मैकेनिज्म है, ये आप जो कर रहे हो ये तरीका ही ठीक नहीं, ये पॉइंट ही ठीक नहीं। आप जेनोसाइड वाले के साथ बैठ गए, हम नहीं बैठते जेनोसाइड वाले के साथ, हम नहीं बैठते नीतियाँ के साथ। टर्की कुड हैव सेड दैट एंड टर्की हैज़ अदर ऑप्शन। रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका भी तुर्की को बहुत ज़्यादा खफा नहीं कर सकता जी। तो तुर्की क्यों है इसमें 30 पीसेस ऑफ सिल्वर? तुर्की ने शाम में प्रॉपर डील लिए, सीधा सीधा क्विड प्रो को हुआ कि वो उन्होंने, अमेरिका ने कुर्दों को अबेंडन किया और तुर्की ने इनको अबेंडन किया, फ़लस्तीन को, इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर। बड़ा क्लियर है बात। देखें, बोर्ड ऑफ पीस इज़ अ सिक जोक। एक जेनोसाइड करता है नेतन्याहू इसराइल, एक का जेनोसाइड होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में नेतन्याहू बैठा यूं तन के सेंटर वाली सीट पे, फ़लस्तीनी तो है ही नहीं उसमें, है ही नहीं। तो दिस इज अ ग्रेव बेट्रेयल एक्चुअली। लेकिन टर्की ने एटलीस्ट इसकी कीमत अच्छी वसूल किया। हमें क्या कीमत मिल रही है? हमने क्या वसूल किया? हमें क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला, ना ही देना चाहता अमेरिका, ना ही देगा। अमेरिका एक बहुत सख्त किस्म का बिजनेस माइंडेड लोग है। अमेरिका 1 रुपए का अपना नुकसान, ये कहते हैं बनिया का बेटा कुछ देख के ही गिरा। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, अमेरिका से डील करने का आपका तरीका सिर्फ होता है ट्रांजैक्शनल, कि उसी वक्त आप डील करें, सौदा नकद हाथों हाथ ले, बाद में तो कुछ नहीं मिलना। तुर्की ने नकद वसूल कर लिया पेमेंट। हमारे पास कुछ नकद वसूल करने को नहीं है। हमारे पास क्या है वसूल करने को? अमेरिका देता ही कुछ नहीं। बीएलए को अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया। वो तो देखिए, डिक्लेयर करने से क्या होता है सर, मतलब एक मॉरल विक्ट्री है। अगर आपको अमेरिका से वाहिद चीज जो मिल रही है ना, वो थोड़ा सा ये IMF वाली लेग अप मिल रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिल रहा हमें। और वो भी ना F-35 मिलने वाला है हमें, ना हमें को पैसे मिलने वाले हैं। नहीं मिलने वाला, उल्टा जो अमेरिकन हैं उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इंडिया के साथ है और रहेगी। अगला जो राउंड होगा ना पाकिस्तान इंडिया का, उसमें इंडिया विल बी बैक बाय अमेरिका। इवन दिस टाइम ये जो एक वो फॉल्स किस्म का नैरेटिव फैलाया गया है ना कि अमेरिका बड़ा प्रो पाकिस्तान स्टांस ले रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजे ले रहे हैं हमारे। यार देखो, बहुत सीधी सीधी फिलॉसफी है। ट्रंप की फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आपको याद होगा हमारे जो वो क्या कहते हैं, कौमे यूथ के जो भाई थे, वो बड़े खुश थे जब ट्रंप इलेक्ट हुआ था कि को इमरान खान को जेल से रिहा कराएगा। उस वक्त आई सेड, और मैंने कुछ गालियाँ भी खाई उनसे, कि मैंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई चांस है ही नहीं, बल्कि ट्रंप की पॉलिसी बड़ी सिंपल होगी कि ट्रंप के जो लोग फ्री इमरान खान ट्वीटें कर रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि ट्रंप के लोगों को ये बात पता है। जैसे कारोबारी होता है ना, एक वाकया सुनाता हूँ फिर मैं इस पे आता हूँ।
मेरे ना वालिद साहब ने बचपन में एक वाक़या सुनाया था। अमीर नहीं थी फैमिली, पैसे कम होते थे बहुत, ख़ास तौर पे वो फसलों पर डिपेंडेंट थे। तो वालिद साहब एक दुकान में गए ना, उन्हें एक ब्लेज़र पसंद आ गया। तो दुकानदार ने देख लिया इसको पसंद आ गया, तो दुकानदार जो जनरली 10 रुपए की चीज़ 5-6 रुपए में हैगलिंग के बाद बेच देते हैं ना, उन्होंने वो चीज़ चेक कर ली और उन्होंने मेरे दादा को कहा जी ये 10 रुपए का ही है और ये 1 पैसा भी कम नहीं होगा, और लेना पड़ा उन्हें। तो बिल्कुल ऐसे ही जो एक अच्छा कारोबारी होता है ना, वो ये चीज़ साइकी देखता है कि जिसको मैंने कोई चीज़ निकलवानी है ना, उससे पैसे निकलवाने हैं, उसको कैसे मैंने करना। ये बात ट्रंप के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई कि हमारी जो ये गवर्नमेंट है ये खौफ इमरान खान में मुब्तला है। इनको एक इमरान खान से एक कम्प्लेक्स डेवलप हो गया, खौफ डेवलप हो गया जी, ये बंदा बड़ा ख़तरनाक है। जो भी है, खौफ सही है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन डेवलप हो गया। उन्होंने फ्री इमरान खान की ट्वीटें करके हमारी पूरी गवर्नमेंट की रातों की नींदें हराम हो गई। एंड दे वर लाइक कुछ कर लो, जो कर लो, हम सब ऑफर कर देते हैं, जो लेना है ले लो, जो लेनी है ले लो, और उसके बाद बस ये बात छोड़ दो। फ्री इमरान खान की कोई ट्वीट नज़र आई है कुछ अरसे? नहीं नज़र आई। जब से वो फेवरेट फील्ड मार्शल साहब की एक एड़ियाँ रगड़ने के बाद मुलाकात हुई, उसके बाद उन्हें एक चीज़ ऑफ़र की गई कि आप फेवरेट रहेंगे आप तब तक जब तक आप हमारी हर बात हमारे मुंह से भी ना निकले तो आप उस पर एग्री कर लें। कि उसने कहा रूबियो ने कि मुल्क बड़े एंथुजियास्टिक हैं, हमने भी फैसला नहीं किया लेकिन पाकिस्तान टाइप मुल्क बड़े एंथुजियास्टिक हैं, शर्म का मकाम है ना। तो इमरान खान का सर ये हमारे मीडिया वाले उछल के वो जहाज़ों वाली 10 जहाज़ों 6 जहाज़ों वाली कहानी सुनाते होते हैं, वो चेज़ा ले रहा होता है हमारा। इमरान खान की इर्रेशनल खौफ का दिखाकर दे ब्रॉट आवर गवर्नमेंट टू द नीज एंड व्हाटएवर जो करना करो। अब वही फार्मूला इंडिया पर लगाया। पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि एक हिंदूज की इर्रेशनल कास्ट हिंदूज की हेट्रेड थी। कायद आजम ने बार बार कहा यार कुछ राइट्स, कुछ सेफगार्ड थोड़ा बहुत ही दे दो, कैबिनेट मिशन प्लान तक को ठीक कर लो यार। नहीं माने ना, नहीं माने। इर्रेशनल हेट्रेड। आप एक चीज देखो, क्रिकेट खेल तमाशा ना, उसमें भी इंडिया एक एक इंच पे पाकिस्तान को कंटेस्ट करता है, एक एक इंच पे आपको पीछे धकेलता है, अपना नुकसान कर लेगा सिर्फ इस चक्कर में कि पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा। दैट हैज बीन द इंडियन पॉलिसी सिंस डे 1 रहेगी। तो अगेन वही श्रूड बिजनेसमैन, उसी पता है कि इंडिया को पाकिस्तान दिखाओ ना तो इनका भी दिमाग थोड़ा सा बेचारों का ना परेशान हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। यार ये देखो ये अमेरिका पाकिस्तान को ये कर रहा है, यार ये देखो अमेरिका ने पाकिस्तान। तो दैट रीट्रिक, वो सारी की सारी रीट्रिक सिर्फ इसलिए थी टू ब्रिंग इंडिया टू अ प्लेस। और मोदी प्लेट में और वो ले आए ना, अब ले आया। अभी डील जरा फाइनल होने। मोदी ने ट्वीट किया माय फ्रेंड मोदी ने ट्वीट किया, मोदी ने कहा हम रशिया से तेल भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम तुमसे असला लेंगे, हम तो बेसिकली एवरीथिंग दैट ट्रम्प वांटेड, लेकिन ट्रम्प सरकार करेंगे। अब ये डील जरा फाइनल हो जाए ना, निटी ग्रिटी में साइन हो जाए, पक्का हो जाए, उसके बाद आप देखना कि 10 तैयारों का 6 तैयारों का नाम भी नहीं लिया, खत्म हो जाएंगे। मैंने आप कहेंगे मैं भी कह रहा हूँ, परसों प्रोग्राम में मैं जब डेली प्रोग्राम करते हैं मैंने कहा वो गधों वो स्कोर कार्ड नहीं दिखाता कभी भी, बल्कि ट्रम्प पता है और वो स्कोर कार्ड ऐसे तब्दील हो जाएगा, वो कहेगा कि 10 तैयारे केड़े तैयारे नहीं ना दे डेके सन ना वो बल्कि पता क्या कहेगा, वो कहेगा पाकिस्तान के पास है सब स्टैंडर्ड चाइनीज असला जिस वजह से उनकी इंडिया के खिलाफ सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान को चाहिए अब हमसे खरीदे 10 गुना कीमत पर असला, और पाकिस्तान को वो कहेगा तुम खरीदो नहीं तो मैं फिर इंडिया के देता। हाँ, तो पाकिस्तान को इस तरह मरोड़ा जाएगा अभी। तो हमें जिस तंग गार में लेकर जा रहे हैं ना, इस खौफ में, जिस खौफ में अवाम के खौफ में, बेसिकली इमरान तो एक बंदा है ना, बेसिकली उसकी अवामी पॉपुलैरिटी का ही खौफ है, अपनी अवाम के खौफ में आपने अपने मुल्क को फरोख्त करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी सिलसिले के तसलसल का नाम है पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना। दैट्स व्हाट इट इज इन अ नटशेल। लेकिन यार बस I'll take 2 minutes just to emphasize the depth of the betrayal। आपके घर में मैयत पड़ी हो, कोई बंदा हंस रहा हो, आपको उससे सारी उम्र नफरत रहेगी। आपका अजीज मारा जाए, कोई गुलछड़े उड़ा रहा हो, आपको नफरत रहेगी। आपका अजीज मर्डर हो जाए और उस मर्डर को यूज करके कोई बंदा अपना एक जो है चौधरी साहब के साथ, मर्डरर के साथ बैठ जाए,
मर्डरर के साथ बैठ के अपना फ़ायदा लेना शुरू कर दे, यू विल हेट हिम। सही, फ़लस्तीनी कोई गैर नहीं है। पहली बात तो ये हमारा इंसानियत का नाता है। फिर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, हमारा मुसलमानियत का नाता है, किबला अव्वल का नाता है, इसरा व मिराज का कायद नाता है। आज़म और अल्लामा इकबाल जैसे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, दे हैड ऑलवेज पुट प्राइमेसी ऑन दिस कॉज, फ़लस्तीन कॉज। कायद आज़म ने कहा वायलेंस इफ नेसेसरी, न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम वायलेंस भी यूज़ करेंगे, बेसिकली व्हाट, कि हम मिलिट्री पावर भी यूज़ करेंगे अगर हमें फ़लस्तीन को सपोर्ट करना पड़ा। दैट इज़ व्हाट कायद आज़म सेड, कि जिस दिन पाकिस्तान के पास मतलब बन गया, उस वक्त बना नहीं था, दैट वॉज द वीएन। अल्लामा इकबाल ने कहा कैंसर का मरीज था, ही वॉज अबाउट टू डाई, ही सेड मैं जेल भी जा सकता हूँ फ़लस्तीन के लिए। और अल्लामा इकबाल की जिन्हें बायोग्राफीज पढ़ी वो जानते हैं कि ही वॉज अ बिट मतलब थोड़ा सॉफ्ट आदमी थे फिजिकली, ही डिडंट लाइक फिजिकल हार्डशिप। कहते थे अमृतसर भी जाना है, मोटर भिजवाओ फिर आऊँगा। ही वॉज लाइक कि मैं जेल भी चला जाऊँगा, इस कॉज के लिए चला जाऊँगा। सही, यहाँ से अब हम अपने फ़लस्तीनी, दे आर किंड्रेड, हमारे भाई हैं, लाख से ऊपर लाश गिरी हमारे भाइयों की, और हम क्या कर रहे हैं, हम सौदेबाजी कर रहे हैं। 2 साल लाशें गिरती रहीं, 2 साल। एक रॉकेट पाकिस्तान के पास, इस्लामी दुनिया में सबसे अच्छा मिसाइल प्रोग्राम प्रोबेबली पाकिस्तान के पास है, एक मिसाइल इसराइल की तरफ गया नहीं गया। सही हो गया। ईरान ने 12 दिन शो कराया ना कि इसराइल पर मिसाइल बिल्कुल मारे जा सकते हैं, ईरानी मिसाइलों से बहुत बेहतर मिसाइल हमारे पास मौजूद है। कुछ नहीं किया, लिप सर्विस भी नहीं दी प्रॉपरली। आपने फ़लस्तीन के मामले पर या तो चुप साधी रखी और मुल्क के अंदर फ़लस्तीन का नाम लेने वालों को जेलों में बांध किया, उनको मारा पीटा। मेरा अपना जो है वो दोस्त, मैं उनको कहता हूँ अपना, आई एम ऑनर्ड टू बी हिज फ्रेंड, वहाज अहमद साहब जो फ़लस्तीन, पाक फ़लस्तीन फोरम के, उसको चपेड़े मार के कान का पर्दा फाड़ दिया पुलिस ने। ठीक है, ही डिडंट इवन रिपोर्ट इट कि यार कोई फ़ायदा नहीं है। मुश्ताक साहब के साथ जो भी हुआ, सिर्फ ये नहीं, आपकी PSL में पुलिस फ़लस्तीन के झंडे छीनती रही तमाशाइयों से। शादाब खान ने फ़लस्तीन का झंडा उठाया PSL जीतने के बाद, टीवी ब्लैंक हो गया, सेंसर हो गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। नेतन्याहू तकरीर कर रहा था यहाँ पे, हाँ जी, उसकी तकरीर नशर हो जाती है, वो बानी PTI का नाम नहीं नशर हो सकता, उस पर पाबंदी है। हालांकि वो पाकिस्तानी है, जैसा भी है, यहूदी एजेंट होगा, लेकिन आपने यहूदी एजेंट नहीं आ सकता टीवी पे, लेकिन यहूदी आ सकता है। यहूदी आ सकता है, यहूदी एजेंट नहीं आ सकता। आपने 2 साल ये किया, 2 साल, और उसके बाद जब उन्होंने खुद अपने बलबूते पर लड़ के इसराइलियों को थ्वार्ट कर दिया, उस जेनोसाइड को बजोरे बाजू रोका, खून देकर रोका। मुझे आज भी याद है जिस दिन, ये 7-8 अक्टूबर की बात है 2023 की, जब हो गया ना स्टार्ट, मेरे बड़े भाई ने मेरे से पूछा यार तेरी क्या असेसमेंट है, कैसे बंद होगा ये, क्योंकि अब इसराइली तो दे आर गोइंग टू डू अ हॉरेबल जेनोसाइड, ये तो हर बंदे को पता थी बात। उसने कहा कैसे स्टॉप होगा, ने कहा या तो खाली करा लेंगे, ठीक, अगर खाली ना कराया ना, अगर मतलब इसराइल इज़ गोइंग टू फेस अ डिफीट यार कि वो खाली ना करा सके, तो उसकी एक ही सूरत है कि हमास 2000 से ऊपर इसराइली फौजी मार दे। 2000 की फिगर जब रीच होगी ना, इसराइल बहुत क्लोज सोसाइटी है, 60-70 लाख टोटल यहूदी हैं, सब जानते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जब मोहल्ले में खबर आती ना, वो फलाना मुंडा मार गया, फलाना मुंडा मार गया, तो वो फिर एक सोसाइटी में इज़्तिराब आता है। जैसे योम किपुर वॉर के बाद एक बड़ा बैकलैश आया था। मैं यार 2000 से ऊपर चला गया ना तो फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिकली मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू करना। नेतन्याहू ने मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा सैवेजरी दिखाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉसेस बर्दाश्त किए। 6000 से ऊपर की फिगर है। फरवरी में इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ टू बी एयाल ज़मीर ने रिपोर्ट की इसराइली फिगर 5900 उसने बताई थी उस वक़्त, और वुंडेड की फिगर तो 15-20,000 से ऊपर। 6000 से ऊपर इसराइली फौजी मारा गया, फिर बस हुआ। ये आपका क्या ख्याल है कि ये ट्रंप ने कह दिया इसराइल को तो सीज फायर हो गया? ये जो सुडो सीज फायर है जिसमें हुआ ना, जो द अनियन की हेडलाइन है कि जी सीज फायर मीन्स दैट इसराइल इज गोइंग टू रिवर्टिंग बैक टू किलिंग पैलेस्टीनियंस एट अ लेसर रेट। ये जो सुडो सीज फायर है ये सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज इनॉर्मस कैजुअलिटीज वर इन्फ्लिक्टेड ऑन द इसराइली जेनोसाइडल फोर्सेस। सिर्फ इस वजह से हुआ, उन्होंने खुद लड़ के ये लिया।
अब वो सूडो सीज फायर को जेनोसाइड बाय अदर मीन्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने बोर्ड ऑफ पीस वाला ढकोसला खड़ा किया यूएसए और इसराइल ने, और आप उसमें जाके बैठ गए। कोई शर्म, कोई हया, और मैं कहता हूं शर्म हया को छोड़ दो, अपनी ही फिक्र कर लो। जो आपने बात कही ना कि मुल्क में ये होगा वो होगा, तो यही होगा ना फिर। उसके बाद आपके मुल्क की क्या लेजिटिमेसी रह जाती है? यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। और ये यू कैन नॉट डू दैट। आप खुद बेवकूफ़ है। आपने 1971 में ऐसी पॉलिसियां अपनाई थी ना, अपने आप को बेवकूफ़ बना के। मैं वालिद साहब से पूछता रहता हूँ, ही वॉज अ स्टूडेंट बैक देन, कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त, तो मुझे ऑब्सेशन है 71 की से। आई हैव लिटरली रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक डॉक्टर आयशा गाजी का काम देखा आपने? जी, डॉक्टर आयशा गाजी का काम, जी उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया उनकी डॉक्यूमेंट्री में। तो ये जो 71 में नहीं, वो ये वाली चीजें कभी कवर नहीं करती कि पाकिस्तान के डिसीजन क्या थे। वो जो कवर करती है वो भी अच्छा है, उनका काम अच्छा है। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो उन्होंने किया ना, वो एक्चुअली बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए उस स्टफ के बारे में जो आयशा गाजी साहिबा कवर कर रही हैं। बांग्लादेशियों को अपने गिरबान में उससे रिलेटेड झांकना चाहिए, लेकिन हमारा काम अपने गिरबान में झांकना पहले होना चाहिए। तो उस वक़्त मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल थी। वो कहते हैं सूरत हाल ये थी कि स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया था सारा, मतलब टीवी तो एक ही होता था उस वक्त और अखबार होते, हर चीज़ बहुत अच्छी है। ईस्ट पाकिस्तान में चंद शरपसंद थे वो बस हटा दिए गए हैं और अमन अमान का दौर दौरा है। फिर जब इंडिया ने हमला किया तो बताया गया कि बस कलकत्ता फतह होने वाला है या हम बस हिंदुओं को शिकस्त देने वाले हैं बड़ी बुरी, और उसके बाद अचानक खबर आती है कि सरेंडर हो गया। एंड ही वाज लाइक वी वर सो शॉक्ड कि हमें पता ही नहीं था। हम तो कह रहे थे कि पता नहीं भी आखिरी दम तक लड़ाई हो रही है, जनरल न्याजी बड़ा हीरो है, ये वो, अचानक पता चलता है ओ जी सरेंडर हो गया। वो अचानक नहीं हुआ था, उसके पीछे 2 साल का पूरा मैकेनिज्म था, एक सेल्फ डिसेप्शन का। हमारी एलीट अपने आप को खुद भी झूठ बोलती रही और ये समझती रही कि पब्लिक से झूठ बोलने से काम बन जाएगा। ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ सिविल वॉर चल रही है वहाँ आप लोगों को बता रहे हैं कि अमन कायम है। टिक्का खान साहब जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को होस्ट करते हैं और कहते हैं अमन कायम है। पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ रही है दूर से, वो कहते हैं ये आवाज़ क्या है जनाब अली? ये मेहला हसन ज़हीर की बुक में वाकया मेंशन्ड, आई थिंक ही वाज एट द इन ढाका इन दोज डेज। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अगेन वी आर इन दैट साइकिल ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, अगेन वी आर गेटिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। सिविल वॉर के लिए इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। हमारी 71 की जब सिविल वॉर हुई उसमें एक्सटर्नली से ज़्यादा इंटरनल पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी कि अवाम की विल को कुचला गया और वो सारा कुछ सिविल वॉर में मुंतज हुआ। अवाम की विल को तो आप अभी भी फुली कुचलने पर तैयार है ना, हर तरीके से बाय एनी फोर्स इफ नेसेसरी। सिर्फ पीटीआई का तो वो भी नहीं है ना, मुरीदके में तो पीटीआई नहीं थी। बेसिकली रियासत हार्ड स्टेट है, उसने बता दिया हम ऐसे ही कुचलेंगे अवामी विल को, हर जगह कुचलेंगे। ये तो हो गई इंटरनल पॉलिसी जो 71 में भी ऐसी थी और उसके पीछे जो सेल्फ डिसेप्शंस थे वो आज भी हैं उन लोगों के ज़हन में। लेकिन साथ आप कंपाउंड कर रहे हैं बेट्रेयल के थ्रू। फॉरेन पॉलिसी में भी ये जो फ़लस्तीन वाली चीज़ है दिस गोइंग टू बी अ पाउडर केक। और अगेन मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ जो रूहानियात में बात करता है इस तरह। आई डोंट पुट टू मच स्टॉक इन दैट स्टफ आइदर, लेकिन आई डू बिलीव एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेटाफिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो आपका एक्शन है ना, ये पाकिस्तान की रियासत की लेजिटिमेसी को ख़त्म कर देगा अवाम की निगाहों में, जो कि आपने बात कह दी है बड़ी खूबसूरती से। यू हैव ऑलरेडी सेड दैट, आई एम जस्ट रिपीटिंग एंड री एम्फेसाइजिंग दैट कि पाकिस्तान की रियासत की एक लेजिटिमेसी थी। पाकिस्तान क्यों बनाया गया, पाकिस्तान क्यों कायम रहना चाहिए, पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम ये बातें बताते हैं, मैं लोगों को जब पढ़ाता हूँ तो उनको ये चीज़ें समझाता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इज़ एन आइडिया, इट्स अ होली आइडिया। जब हम लेकिन प्रैक्टिकली इकबाल के ख्वाब को नाइटमेयर में तब्दील करते हैं, जब हम एक रेंटियर स्टेट से, आई एम सॉरी टू से, एक प्रोस्टिट्यूट स्टेट में तब्दील हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कोई लेजिटिमेसी का ज़रिया ही नहीं रहता। पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी के दरमियान कोई राब्ते का ज़रिया नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं लिंक के पाकिस्तान को क्यों सरवाइव करना चाहिए। फिर तीरा में जिन लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं वो कहेगा मैं पाकिस्तान में क्यों रहूँ, इस रियासत का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है और उल्टा ये मुझे भी ओप्रेस कर रही है, तो वाई डोंट आई गो समवेयर एल्स। तो ये जो सेपरेटिज्म है जो बंगाल में एक ज़माने में हमारी हरकतों से इनकरेज हुआ था ना, इट वॉज लाइक दैट। इंटरेस्टिंगली बंगाल से हमेशा ये सदा उठती थी कि हमें सीटो सेंटो अमेरिका की ग़ुलामी में नहीं जाना चाहिए।
ऑन द अदर हैंड हमारी जो भी गवर्नमेंट में लोग आते रहे वो अमरीकी गुलामी में जाते रहे, और उस चीज़ से बंगाल के अवाम में सेपरेटिस्ट को भी ये बात बताने का मौका मिल गया कि पाकिस्तान एक साम्राज्य की ग़ुलाम रियासत है, एक साम्राज्यी रियासत है, और पाकिस्तान ने मशरक़ी बंगाल पर साम्राज्य कायम किया हुआ है। बात झूठ थी, एटलीस्ट पार्शली झूठ थी, इस पर आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन उस बात पर यकीन कर लिया गया ड्यू टू द एक्शंस ऑफ आवर स्टेट, और अब हम उससे बहुत और ही लेवल अप गेम करके ले आए। तो ये जो फ़लस्तीन का बेट्रेयल है ना, दिस गोइंग टू बी द एंड ऑफ पाकिस्तान इफ वी कीप ऑन डूइंग दैट। वी नीड टू रिवर्स कोर्स वेरी क्विकली। और अगेन एक छोटी सी बात है, लोग पूछते हैं बोर्ड ऑफ पीस में ना जाएं तो क्या करें जी, ट्रंप ये ट्रंप वो। ये जो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है ना, इसके साथ पाकिस्तान वैसे भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आपका ये ख्याल है कि इस्लामी नज़रियाती रियासत ट्रंप की या अमेरिका की मुट्ठी चाबी से चल सकती है, तो नहीं चल सकती। 75 साल से इस मुल्क में इस्लाम के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ है, और वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम साम्राज्य के ग़ुलाम बने रहे। जब तक हकीकी आज़ादी का नाम बहुत लिया जाता है, मुझे नहीं पता जो नाम लेते हैं उन्हें खुद इसके मुज़म्मरात का सही अंदाज़ा है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी चाहिए साम्राज्य से और एम्पायर से। और हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो 25 करोड़ ऑप्शंस है। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये शेर इतना कोट होता है किसी को इसका मतलब का अंदाज़ा ही नहीं। वट इकबाल वॉज सेइंग वॉज कि जब मुसलमान एक अपनी रियासत क्रिएट करेंगे या करते हैं, तो उस वक़्त दे हैव टू रिलाई ऑन देयर ओन पीपल टू बिल्ड इट अप। अगर हम ये करेंगे तो हमें किसी अमेरिका की किसी की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को क्यों डीलें मिलती हैं, हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम कोई काम नहीं करते, ना हमारी कोई इंडस्ट्री है, ना हमारी कोई तालीम है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम मेहनत नहीं करते, हम सिर्फ फ़रोख्त करते हैं अपने आप को चंद टकों के एवज़, और एलीट के महलात बन जाते हैं। वरना इन रियलिटी पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अब ब्लैक अफ्रीका के बराबर पहुंचे हुए हैं। स्टार्ट में हमारी बात होती थी साउथ कोरिया के साथ, अब हमारी बात होती है जिम्बाब्वे और तंजानिया और नमीबिया के साथ। यहाँ तक तो आ गए, पॉवर्टी रेट हाफ तक पहुँच गया, पानी सर से ऊंचा वैसे ही हो रहा है, ये सिस्टम वैसे ही कोलैप्स कर रहा है, लीड कैप्चर वैसे ही कोलैप्स कर रहा है। छुरियाँ तेज़ की हुई हैं उन्होंने वाघा के उस पार, पहला शहर जो आता है ना, वहीं से छुरियाँ तेज़ हो रही हैं। वाघा के उस पार छुरियाँ तो उन्होंने तेज़ की हुई हैं। वो आपकी गर्दन पर छुरी फेर देंगे जब आपकी अपनी एलीट आपके हाथ पाँव बांध के आपको उनके आगे डाल देगी और ख़ुद फ्लाइट पकड़ के निकल जाएगी। या जैसे रंजीत सिंह के दौर में भी उसका दम भरने वाले कुछ अंकल टॉम किस्म के पंजाबी और पठान मुसलमान थे ना, जो रंजीत सिंह के दरबार में भी होते थे। तो केपी और पंजाब की जो किस्मत पर स्याही फेरी गई सिख दौर में, मुसलमान में यूनिवर्सल लिटरेसी होती थी ऑलमोस्ट औरंगज़ेब के दौर में मुसलमानों में। रंजीत सिंह के दौर के बाद पंजाबी और पठान मुसलमान बिकेम द मोस्ट इलिटरेट वंस इन द वर्ल्ड। काफ़ी हद तक कोई लिटरेसी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिकली तबाह किया गया। क्योंकि अगर मुसलमानों के वो सारे स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट रहते तो सिख राज कैसे कायम रह सकता था, या उसके बाद ब्रिटिश राज। तो उस मकसद के लिए आप एक एलीट क्रिएट करते हैं, वो एलीट जो है वो नकेल डालती है अवाम को। आप उस एलीट को थोड़े से पर्क से अपने जूते पॉलिश करने का मौका देते हैं, और अवाम को आप ओप्रेस करते हैं, अवाम को जानवरों के लेवल पर ले आते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वाज डन टू अस। Unfortunately, the process wasn't reversed when Pakistan came into being, and it is continuing. अभी भी हमारी अवाम 70-80% अवाम जानवरों के लेवल पर, शऊर के उस लेवल पर, तालीम के उस लेवल पर, इवन मेल न्यूट्रिशन इंडेक्सेस के उस लेवल पर रह रही है। तो आप ये चीज़ देखिए कि हर किस्म के सोशल इंडिकेटर सोशल अपीवल के लिए मौजूद हैं, एनआरकी के लिए मौजूद हैं, और उसके बाद अब उस पर नैले पर दहला ये लगा रहे हैं कि एक जो चीज़ हाथ में रह गई थी, एक जो यकीन मोहकम, एक जो फेथ हाथ में रह गया था, एक जो आइडियोलॉजी का एक ढकोसला ही रह गया था, आप उसको भी बर्बाद कर रहे हो। फ़लस्तीन किबला अव्वल का सिंबल है। फ़लस्तीन का बेट्रेयल इस्लाम का बेट्रेयल है। बिकॉज ऑफ दैट आप ये बेट्रेयल करके व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? ठीक है, आप यू डोंट थिंक, यही तो बात है। आप कह रहे हो ना ये सोचते होंगे 4D चेस। ये 4D चेस ये खेलते हैं कि उधर अपार्टमेंट दुबई में ले लिए, बिल्डिंग दुबई में ले ली, फार्म हाउस बेल्जियम में ले लिया, बच्चा मेरा पढ़ेगा फलानी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उसको जॉब फलाने बैंक में मिलेगी, बच्चे की लाखों डॉलर की एजुकेशन फंड होगी। मुझे एक सवाल का जवाब दें, ब्रिगेडियर की या मेजर जनरल की तनख्वाही कितनी होती है, या ब्यूरोक्रेट की 22 ग्रेड के? और फीसें देखें ज़रा। मुझे आज भी याद है जब मैं सेकंड ईयर में था ना, और अल्लाह का फजल है, आई बिलोंग टू अ फैमिली, कभी किसी चीज़ की थोड़ नहीं हुई, अल्लाह का बड़ा फजल है।
और अल्लाह का बड़ा फजल है कि एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर माई फादर मेड मोर देन अ ब्रिगेडियर सैलरी। ठीक, जब मैं FSC में था तो मेरा आई हैड अ पैशन फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा ये भी था कि यार क्या करना है आगे। तो आई वॉज लाइक कि यार अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो फिर और किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड वगैरह, इधर कहीं हार्वर्ड वगैरह में जाकर पढ़ी जा सकती है। तो वैसे ही ना मैं बैठा हुआ सर्फिंग कर रहा, मैंने कहा ज़रा फीस तो देखता हूँ ना क्या होता है। मतलब आई वॉज ट्राइंग टू सी कि कैरियर पाथ किस तरह होना चाहिए। मैंने वो देखी, मैंने कभी अपने वालिद साहब से बात भी नहीं की उस बारे में। आई वॉज लाइक RMC में दाखिला लेते हैं, 30,000 रुपये साल की फीस देते हैं, डॉक्टर बनते हैं ताकि क्लिनिक बना के घर का खर्चा वैसे चलेगा। भाई ये काम हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि बाहर से मैं हिस्ट्री की तालीम हासिल करूं उस फीस पे। मैं हिस्ट्री खुद ही पढ़ लूँगा, कोई मसला नहीं है। आई वर्क हार्ड माई सेल्फ, मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं इसके लिए। लेकिन कर लेना ऑडिट पाकिस्तानी एलीट का फिर कि किन तनख्वाहों में क्या होता है। एजुकेशन हैज़ बीन सोल्ड एज अ ब्राइब बाय द CIA ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान एज वेल। और उसके बाद वहां से प्रोड्यूस भी ज़ेनी गुलाम करवाते हैं। कि रोड स्कॉलर्स आप कह रहे हैं, जो रोड स्कॉलर अचीविंग स्कॉलर होते हैं वो आके यहाँ पे खिलाफत के लिए काम नहीं करते? हाँ, खिलाफत के लिए नहीं करते ना, वो खिलाफत के लिए करते वैसे खलीफा ट्रम्प के लिए या खलीफा बाइडेन के लिए उनके लिए काम करते हैं ना। आप ये चीज देख लीजिए कि ये एलीट कैप्चर किधर जा रहा है। यार बहुत ब्लैंक, आपने बहुत ब्लीक और बड़ी खौफनाक पिक्चर पेंट किया है। हमें ये फैमिली प्रोग्राम होता है सर। जब तक हम इस खौफ को, जब तक हम इस खौफनाक सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट फाइट इट। लिटरली टाइम इज स्लिपिंग थ्रू आवर हैंड्स। आपने भी तारीख पढ़ी है, मैंने भी तारीख पढ़ी है, ये कहानियां नजर आती ना। स्पेन के अंदर मुसलमानों का सूरज 1492 में गुरूब हो गया, उसके बाद स्पेन के अंदर इस्लाम को ममनू करार दे दिया गया। 1625 तक स्पेन में एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। कहानी इसको छोड़े, आप इमेजिन करें एक बंदा मोहम्मद बिन अहमद जो स्पेन में रह रहा है, उसकी बीवी है, उसकी बच्चियाँ हैं, उसके बच्चे हैं, गरनाता का फॉल होता है, स्पेनिश फोर्सेस घुस आती हैं, इनके घरों में भी घुस आती हैं, उनको ग़ुलाम बना देती हैं, उनको मोरिस्को बना देती हैं, उनको ज़बरदस्ती ईसाई बना देती हैं, उनको सूअर का गोश्त अपने सामने खिलाया जाता है कि कंफर्म हो कि भाई मुसलमान तो नहीं रह गया। शराब पिलाई जाती है, फिर उसके बाद उनको स्लेवरी में डाल दिया जाता है। पढ़ा लिखा बंदा, कल्चर्ड बंदा, डॉक्टर, इंजीनियर उस दौर के हिसाब से, एक ईसाई के घर में उसकी बीवी दिन में 18 घंटे बर्तन मांजती है, सफाई करती है, और ऑफ कोर्स उसकी बीवी के सेक्सुअल राइट्स भी मास्टर के पास हैं, और वो खुद 18 घंटे बैक ब्रेकिंग लेबर करता है, उसके खेतों में हल खींचता है, और उसके बच्चे भी यही करते हैं, उसकी बच्चियां भी यही करती हैं। नस्ल दर नस्ल होते होते वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, स्पेन में इस्लाम ख़त्म हो जाता है। अब इस चीज़ को लगाएं इधर, हमारे साथ भी हो सकता है, हो सकता नहीं, हो चुका भी है, बड़ा कुछ हो चुका है। हैदराबाद की हिस्ट्री पढ़ी है, 1948 में क्या हुआ हैदराबाद में। 200 साल से वो रियासत एक एलीट कैप्चर रियासत थी, एक फरंगी की बूट पॉलिश करने वाली रियासत थी। क्या हुआ एंड उसका, और किस खौफनाक तरीके से हुआ। लाखों लोग मारे गए, लाखों इज्जतें लुटी, बड़ा कुछ हुआ। और आज हैदराबाद में वो जो सिचुएशन है उधर, उसकी एक आइडेंटिटी ही मिटा दी गई, और वहाँ पर एक राम राज तो आ रहा है, इंडिया में हिंदुत्वा राज तो आ रहा है। दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू अस इफ़ वी डू नॉट वेक अप, इफ़ वी बेट्रे। तारीख से किया हुआ वादा जो लोग तोड़ते हैं, तारीख भयानक इंतकाम लेती है। हमने वादा करके मुल्क लिया था ना, वी वर गोइंग टू स्टैंड फॉर द ओप्रेस्ड, वी आर गोइंग टू मेक एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, वी आर गोइंग टू बी अ वैंगार्ड इस्लामिक स्टेट। यही वादा करके लिया था ना जी। इस्लाम के नाम पर ही वोट लिया था ना 46 के इलेक्शन में। जब ये वादा तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, पहली किस्त अदा हो गई 71 में, दूसरी किस्त ये जो खौफनाक दहशतगर्दी के नाम पर ये चीज़ है कि इस्लाम के नाम पर भाई ने भाई का गला काटा, आप खारजी कहें जो भी कहें, दिस इज़ अ फुल ग्रोन सिविल वॉर एटलीस्ट इन वेस्टर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी के चंद ही लोग होंगे जो उससे अफेक्ट नहीं हुए। दूसरी किस्त, तीसरी भयानक किस्त लोड हो रही है, और ये भयानक तरीन मैकेनिज्म है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, दिस इज बोर्ड ऑफ पीसेस फॉर पाकिस्तान, दिस गोइंग टू टर्न पाकिस्तान इनटू पीसेस। This policy, not this board of peace, the thought process behind joining this board of peace by our ruling elite, this is going to destroy this country, this is going to destroy this nation. और ये जो चंद लोग हैं ना, ये सोचते ही सिर्फ अपने बारे में, इनको कुछ नहीं होगा।
जब फर्डिनेंड के आगे अबू अब्दुल्ला ने हथियार डाले तो अबू अब्दुल्ला की तो कुछ नहीं हुआ ना ऐसा। अबू अब्दुल्ला अपने सोने के संदूक लोड करके अफ्रीका चला गया। वहां अफ्रीका के बादशाह के पास वो दरबार में बैठता था, उसकी एक लेविश लाइफ थी। अबू अब्दुल्ला को तो कुछ नहीं हुआ ना। गद्दारियां अबू अब्दुल्ला ने की, पॉलिसियां अबू अब्दुल्ला ने, बहुत सारी वो एक हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। अबू अब्दुल्ला डिडंट पे फॉर दैट। मोहम्मद बिन अहमद फ्रॉम अल बेसान नेबरहुड इन गरनाता एंड हिज फैमिली एंड उसकी नस्लें, दे पेड फॉर दैट। सो इट्स गोइंग टू बी यू एंड मी हु आर पेइंग फॉर दैट, नॉट मिस्टर शरीफ, नॉट मिस्टर बिग बॉस, नॉट दीज गाइज। दे आर गोइंग टू फ्लाई अवे, क्योंकि इस चीज में वो वाकई 4D चेस खेलते हैं। दुनिया के 40 मुल्कों में प्रॉपर्टी रख लेंगे। कल अमेरिका में मसला हो तो फ्रांस चले जाएं, फ्रांस में मसला हो जर्मनी चले जाएं, जर्मनी में मसला हो यूएई चले जाएं, यूएई में मसला हो सऊदीया चले जाएं। जो नेक लोग हैं सऊदीया में रह लेंगे, हर रोज़ उम्रा किया करेंगे। तो अगेन, तो ये जो ब्लीक पिक्चर है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं जॉब छोड़ दूं फिर? मैं जॉब छोड़ दूं फिर? कौन सी जॉब? मतलब पैकअप। आप अच्छी जॉब कर रहे हैं ना, यू आर ट्राइंग टू रेज द कॉन्शियसनेस, आप शऊर फैला रहे हैं ना। फिलहाल मैं जेल से बाहर रहने की जॉब कर रहा हूँ, कोशिश। नहीं, आप जो है यू आर, देखिए अमान भाई, वाई वी आर फ्रेंड्स, वी आर ओनली फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दैट। आपकी जो क्लाइंटेल है ना, मेरे अपने दोस्तों के ज़रिए मुझे पता चलता रहता है, जो अच्छे वाले, जो कुछ सोचने वाले लोग हैं ना, जो सोसाइटी का सेगमेंट आपके साथ इंगेज हो रहा है ना, दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दैट कैन ब्रिंग चेंज, दिस इज द ओनली सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब आपके दोस्त होते हैं ना, अब मेरे 10 दोस्त हैं जी, बचपन के, स्कूल में साथ पढ़े, मुझे पता है कौन कितने पानी में। कोई दोस्त होता है साथ आप सिर्फ गपशप लगाते हैं, कोई बंदा होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं यार ये कुछ करेगा, इसमें ज़मीर है, इसमें अक्ल है, इसमें कुछ मेहनत करता है, कुछ इसमें कॉन्शियसनेस है, कुछ शऊर है। जो इस टाइप के दोस्त थे, they watched you, and when I first came to you they all reached out. I didn't know they watched you. पहली दफ़ा जब मैं आपसे हुआ ना, जब मैं वापस आया तो those were the guys who were reaching out to me कि यार तू अच्छा, वो अमान भाई को सलाम नहीं लाजमी, ये वो। and then I started researching out कि यार आपकी क्लाइंटेल क्या, आपकी ऑडियंस क्या है। हर एक पॉडकास्टर की या हर एक सोशल मीडिया हैंडल एक ऑडियंस है ना, हर सियासी पार्टी की एक ऑडियंस है। तो जो आपकी ऑडियंस है, यू आर एंगेजिंग दोज पीपल, एंड आई एम, आपकी वसादत से मैं अभी उनसे भी इस पॉडकास्ट में उनको भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भाइयों, जागने का वक्त है और किसी और ने आपके लिए कुछ नहीं करना। जैसे फ़लस्तीन में अगर कातिल का हाथ रोका है तो एंड पे फ़लस्तीनी ने खुद ही रोका है, और अपनी कैप्टिव एलीट से निजात फ़लस्तीन को ज़ायनिस्ट गुलामी में ऐसी कैप्टिव एलीट ने डाला था। यही मैकेनिज्म फ़लस्तीन में हुआ था जिसकी प्राइस आज तक वो बेचारे पे कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव टू डू द सेम। लेकिन अगर हम पहले कर लें, अगर हम पहले रेजिस्ट कर लें, अगर हम पहले कैप्टिव एलीट को डिसलॉज कर देते हैं, देन वी हैव अ चांस। क्या मैकेनिज्म्स है? बार बार ये सवाल आता है, बट व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस? क्योंकि क्लियरली आर्म्ड स्ट्रगल जो होती है किसी भी मॉडर्न नेशन स्टेट में, वो कोलैप्स कर जाती है। नहीं, आर्म्ड स्ट्रगल नहीं, वी हैव टू फॉलो आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब लाया, वो इनकलाबों की तारीख़ में उससे बेहतर इनकलाब नहीं। सबसे कम ब्लडशेड, सबसे अच्छा रिज़ल्ट। तो उसवे हसना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनका मैकेनिज़्म है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जनरेट किया? सबसे पहले जनरेट किया एक कोर, एक ब्रेन। वो कौन लोग थे? मुआखात में साबिकून अव्वलून 90 और बदर में 313। दीज वर द पीपल हु फॉर्म्ड द कोर, द ब्रेन, द मेन नर्व सेंटर, जिसने कंट्रोल किया मूवमेंट को। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्म्स बने, जैसे हज़रत अली थे, हज़रत अबू बकर थे, दीज वर द पीपल। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए दुनिया से, तो दे कंटिन्यूड दैट रेवोल्यूशन फॉर क्वाइट अ वाइल। दीज पीपल, वो आयत है ना कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे जाएं तो क्या आप उल्टे पांव फेर जाएंगे, आयत का मफहूम है। तो एग्जैक्टली द पॉइंट वाज कि नबी ने क्रिएट करना है एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी कोर जो कि बहुत पक्की हो प्रिंसिपल्स में, जिसके पास शऊर भी टॉप लेवल का हो और जो सेक्रीफाइस देने के लिए पूरी तरह तैयार हो।
जब तक ये क्रिएट नहीं होती तब तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्म्ड रेजिस्टेंस की इजाजत नहीं दी थी। यू डू रिमेंबर दैट राइट? जुबैर बिन अवाम ने तलवार निकाल ली, हजरत उमर का बड़ा वो था, शौक होता था, ही ऑलवेज सेड नो, अभी नहीं, नो नहीं करना, अभी दिस इज नॉट गुड। उसकी वजह ये है कि जब तक वो कोर क्रिएट नहीं होती, चंद हौज-बौज लोग हैं वो आर्म्ड रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं, दे कैन ऑलवेज बी किल्ड, दे कैन ऑलवेज बी साइलेंस्ड। इसके बियॉन्ड जदीद रियासत की जो मशीनरी है वो तो बल्कि खुश होती है कि अगर आर्म्ड रेजिस्टेंस हो, वो तो खुश होती है, उसको मौका मिल जाता है अपने। तो आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं, सबसे पहला जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे है वो टू क्रिएट दैट ब्रेन, टू क्रिएट दैट कोर जिसकी एक आइडियोलॉजी और इसकी मोटिवेशन। जैसे अब चले बाकी पार्टियों की तो मैं बात ही नहीं करता ना, वो तो खारिज ऑफ बेस्ट समझे। पीटीआई की बात कर लेते हैं कि जी बड़ी पॉपुलर है, इमरान खान एटलीस्ट वेरी पॉपुलर जी सारा वो। मेरा एक सवाल होता है पीटीआई के दोस्तों से कि भाई कोर आइडियोलॉजी क्या है? हकीकी आज़ादी का नाम आपने ले लिया, उसको डिफाइन तो करें ना ज़रा, हकीकी आज़ादी को डिटेल में, फिर उस पर पक्के भी रहें। आप हकीकी आज़ादी की बात करते हो, फिर आप उम्मीद रखते हो कि ट्रंप इमरान खान को निकालेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस इज दैट? नॉनसेंस बात है ना, रियासत डील कर लेगी या रियासत डील कर ले। आपने अगर हकीकी आज़ादी की बात करनी, आप उसको फिर डिफाइन करें, आप उसको डिलीनिएट करें, एक प्रॉपर आइडियोलॉजी क्रिएट करें। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट इनकलाब अगर आता है तो उसके पीछे आप देख रहे हैं कि ये सेम मैकेनिज्म था, पहले कोर बनी थी, फिर उस कोर ने बड़ी सेक्रीफाइसेस दी थी। बाय द वे सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस उन्हीं लोगों से ली जाती है। इफ़ यू बिकम पार्ट ऑफ दैट कोर, बी रेडी फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, मौजे तुंग के 4 या 5 बच्चे मारे गए और उसकी बीवी को टॉर्चर करके मार दिया जेल में, बट मार मार के राइफल के। उसके 2 भाई दोनों मारे गए, बड़ी हैवी प्राइस उसने खुद पे की। जब वो बादशाह बन गया, हुक्मरान बन गया, तो कोरिया की जंग में उसका बेटा मारा गया। मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बड़ी कौमी जंग है, हमारा कौन सा हुक्मरान है शरीफ फैमिली का, जरदारी फैमिली का, या जो टॉप पर बैठे हैं उनका, कौन सा वो बंदा है जो उधर जाके शहीद हुआ है? शहादत का जाम पीने के लिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लड़के ही क्यों मिलते हैं? कोई अपर क्लास लड़का क्यों नहीं शहादत का जाम पी रहा? लेकिन मौजे तुंग का बेटा तो उधर गया है ना, क्योंकि वो शार्लाटान नहीं था ना, वो लोगों को मंजन नहीं बेच रहा था, ही बिलीव्ड इन दैट आइडियोलॉजी। तो अगर पीटीआई लोगों को मंजन बेच रही है या नहीं बेच रही, तो उसका फ़र्क ऐसे वाजे होता है ना। या अगर वो मंजन बेच रहे थे, अब इस्लाह राह करना चाहते हैं, तो उसका फिर तरीका यही है कि आप फिर इन चीज़ों को डिलीनिएट करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को सामने रख के, उसके बाद आप कहते हैं कि बस ठीक है, कम वट में वी आर गोइंग टू सेक्रीफाइस फॉर इट। ये एक दिन का काम नहीं है ना, ये एक बंदे का काम है कि इमरान खान बेचारा करा लेगा या गोर करा लेगा। सालों का काम ये है। व्हेन आई से कि बिल्कुल करीब है तबाही, तो हिस्ट्री में करीब से मुराद बहुत दफ़ा 25 साल होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ भी देखिए कि हिस्टोरिकल मैकेनिज्म बनाने में कितना टाइम लगता है, उस ब्रेन को क्रिएट करना, फिर उस ब्रेन को ऑपरेशनलाइज करना, मास पॉलिटिक्स में उसको लेकर जाना, दिस टेक्स टाइम। हमें तो यही नहीं पता भाई, कभी शिया सुन्नी शुरू हो जाता है, कभी कुछ और शुरू हो जाता है। हमारे लोगों की ईगोज, जेलसीज यही ख़त्म नहीं होती। एक हमारे पास सेक्स के मसाइल, जिन्स के मसाइल, हम सिंधी हैं, ये पंजाबी हैं, ये वही नहीं ख़त्म होता ना। हालांकि हमारे पास पीटीआई को अगर मैं कह रहा हूँ कि यार आइडियोलॉजिकली डिलीनिएट करो, तो आइडियोलॉजिकली हमारे पास वर्क पहले ही बहुत सारा हुआ है। एक तो हमारे पास हमारा इस्लामी विरसा है, फिर बहुत ज़्यादा आप अगर रिसेंट चले जाओ तो इकबाल को ही उठा लेना, तो प्रोवाइड सफिशेंट मटेरियल फॉर दैट। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू एक्सप्लेन इट टू द मासेस, एक्सप्लेन इट टू द पीपल। उनमें से जो बेहतरीन लोग हैं उनको छांट कर उसी जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उनकी लीडरशिप पोजीशंस में आप डालते हैं, और उसके बाद देन यू गो ऑन फ्रॉम देयर। आमादा हो चुके हैं डॉक्टर साहब। नहीं, जो तरीका है काम करने का वो यही है, बस शॉर्टकट कहीं नहीं है। आप इसको ही देख लिया कैसे बना, बड़ी मेहनत। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा पहले बनी है, का मिलिट्री विंग बाद में बना है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा 1978 में बनती है, स्कूल और क्लिनिक उससे भी बहुत पहले बनते हैं। 12 साल बाद 1990 में 89-90 में बनता। तो आप ही सीख लें। चंद लाख लोग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर को उन्होंने रोका, मतलब इससे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे इतना पाकिस्तान में कोई
टाइप अगर हम कर लेते ना ये काम जिस तरह उन्होंने किया, तालीम फैलाई, उसके बाद जो है उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, आर्म्ड रेजिस्टेंस की तो ज़रूरत ही पेश ना आती। पाकिस्तान में रेवोल्यूशन उसके बगैर हो जाता कि हमारे यहाँ ये हमारी रियासत जैसी भी है उस ऑक्युपाइड तो नहीं है ना, और ना ही अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला हमारे ऊपर मार रहा है रोज, अपने लोग हैं। इसमें तो एक बंदा आप क्रिएट करने में, ये जो लोग मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन वाली बात कर रहा हूँ, ये एक एक बंदा हीरो से ज़्यादा कीमती है, हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है, और इतनी तादाद में इसराइल ने इनको असैसिनेट कराया, दे ऑलवेज कम अप न्यू, क्योंकि उन्होंने मैकेनिज्म वो बनाया हुआ है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा ने प्रोबेबली दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा मिलिट्री जीनियस प्रोड्यूस किया है की सूरत में। तो ये चीज़ देखिए कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से प्रोड्यूस क्या हुआ है। जनरल मुशर्रफ कारगिल की हिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा से निकले कैलिबर के मिलिट्री लीडर। तो वही वाली बात है ना, वो हिटलर एक फब्ती कसा करता था कि अपने जनरलों को तुमने एकेडमियों में छुरी कांटे के इस्तेमाल के सिवा कुछ नहीं सीखा। तो पॉइंट ये है कि ये मिलिट्री की बात होगी, सिविल की बात कर लें, जो ब्यूरोक्रेसी उसको हमारी बाबू ब्यूरोक्रेसी से कंपेयर कर लें। आप गजा को कभी देखें? गजा के पॉलिटिशियंस को, इतना खूबसूरत शहर था गजा, और वो कैप्टिव होते हुए अगर वो आजाद होते तो क्या बना लेते। आप ये इमेजिन कीजिए 20 लाख लोगों को क्रश करने के लिए 30 करोड़ से ऊपर अमेरिकन रियासत के लोगों का मसल लग रहा है, पूरी दुनिया की ज़ायनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट का मसल लग रहा है। उनको तल्फ नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आज़ाद तो होगा और लाजमी होगा, वो तो होगा, अल्लाह ने तो करना है, लेकिन मैकेनिज्म्स आर इन प्लेस। अल्लाह ने अपना वो प्लान सेट इन मोशन किया, अल्लाह का प्लान भी सेट इन मोशन। अल्लाह के प्लान तो मैं नहीं जानता, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको हिस्ट्री की निगाह से बता रहा हूँ कि इसराइल इज पास्ट इट्स हाई पॉइंट नाउ। आई हैव रिटन ऑन दैट एज वेल। इसराइल इज पास्ट इट्स हाई पॉइंट, डेमोग्राफिकली बॉक्स्ड इन है। पैक्स जुडेका के बारे में क्या ख्याल है? जो लोग तसव्वुर करते हैं कि अब अमेरिका डबल डाउन करके सेकंड विंड देगा और गैस बर्न करेगा, मिडनाइट ऑयल बर्न करेगा, और अब हम एक राइज देखेंगे, यानी ये 25-30 साल राइज ऑफ पैक्स जुडेका थे, जो इस तरह से या मजहबी या इवन सेकुलर सेंसेस में ये बात करते हैं। आपको पता है कि जदीद दानिश्वर भी ये बात कर रहे हैं कि अब हम पैक्स जुडेका देखेंगे और ज़ायोनिस्ट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अटलांटिक से इधर मिडल ईस्ट में घसीट के लाया जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ अमेरिका वांट्स टू स्टे एज अ वर्ल्ड पावर, अमेरिका माइट स्टे अवे। तो वो आप एज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिका एक रैशनल एक्टर है इसके अंदर। अमेरिका जिस तरह का स्टेट कैप्चर है, जिस तरह की हमने एस्पिनाज और कंट्रोल देख लिया है एप्स्टीन फाइल्स की शक्ल में, या हमने जो देख लिया कि कांग्रेसमैन किस लेवल पे बॉट आउट हैं, ब्लैकमेल्ड हैं, हरेस्ड हैं, किस लेवल तक इन्फिल्ट्रेशन है ज़ायोनिस्ट की बैंकिंग में, मीडिया में, एकेडेमिया में, आम सिविल सोसाइटी के अंदर, तो ये कंसिडर करते हुए क्या अमेरिका को द टाइड इज टर्निंग ऑन दैट, वो तो कोशिश हो रही है, वो तो हमें भी नजर आता है सर, हमें भी नजर आता है कि टकर कार्लसन जो है वो रात को उठ के सुबह कहता है कि इराक गलत हुई थी। सिर्फ टकर कार्लसन नहीं, पूरी टकर कार्लसन is the representative of deeper changes in American society. Sure. और एक चीज और भी आप देखिए, डेमोग्राफी अमेरिका में वाइट्स की परसेंटेज 60% पे पहुंच गई है, डाउन होते होते। इवन इवेंजेलिकल्स में ज़ायनिज्म की एक्सेप्टेंस लो लेवल्स पर जा रही है फॉलोइंग द गजा जेनोसाइड स्पेशली। अमेरिका में एप्स्टीन ने कितने लोगों को ब्लैकमेल कर लिया, चंद 100 अमेरिकन एलीट को कर लिया ना, हजारों। लेकिन वो जो अमेरिका है उधर एलीट मोरूसियत पे नहीं चलती। अगर एप्स्टीन के पास प्रिंस एंड्रयू का बच्चा भी रॉयल ही होगा, बिल्कुल सही, लेकिन जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है उसका बच्चा कांग्रेस में नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि वो आए। अमेरिका में जो नई नस्ल परवान चढ़ी, और अमेरिका तो पावर ही ऐसे बना है ना कि उन्होंने अपने लोगों को यूज किया है, उन्होंने अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, एम्पावर किया है, तो अमेरिका तो ऐसे ही चलेगा। और जो अमेरिका की नई नस्ल है जो इस वक्त अंडर 30 है लोग, इन्होंने ही कल कांग्रेस में बैठना है ना, इन्होंने ही कल ब्यूरोक्रेसी में बैठना है, इन्होंने ही कल मिलिट्री में बैठना है, इन्होंने ही कल बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनना है, इन्होंने ही बनना है ना। जो कोलंबिया में जो कैंपेंट्स लगे हुए थे तो यही लोग थे ना, यही जाएंगे उधर। पॉइंट बड़ा सिंपल है कि इन लोगों में फलस्तीन के लिए कोई मोहब्बत नहीं होगी, टकर कार्लसन को इस्लाम से तो कोई मोहब्बत नहीं। एक रैशनल एक्टर कहता है कि भाई हमारा नुकसान है इसमें, जी बिल्कुल, वी आर गेटिंग वैक्ड बिकॉज ऑफ दिस। मियर शाइमर ने थ्योरी जब एक्सप्लेन की थी, लोगों को समझ नहीं आई थी ना। अब टकर कार्लसन अवामी लेवल पर समझा रहा है लोगों को जो मियर शाइमर पहले से बात कर रहा है, और अब वो इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। यूनिपोलर दुनिया में अमेरिका, उसका कोई मसला नहीं था, मतलब अमेरिका कुड हैव सपोर्टेड 10 कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, कोई चैलेंजर नहीं था।
अब चैलेंजर खम ठोंक के सामने आ गया और चैलेंजर इज लुकिंग वेरी डेंजरस। अमेरिका के हिसाब से आप देखें तो वो बड़ी तेज़ी से वो जस्त में, एक ही जस्त में बड़े बड़े फासले फलांग रहे हैं चाइनीज़। तो अमेरिका हैज़ इट्स वर्क कट आउट फॉर इट। अगर अमेरिका ने अपनी प्राइमेसी बरकरार रखनी है तो अमेरिका नीड्स टू फोकस ऑन दैट, ऑन कम्पीटिंग विद चाइना, कि हम चाइना से अच्छी टेक्नोलॉजीज़ बनाएं, एक बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर दें, हमारी ट्रेड बेहतर हो, हमारी मिलिट्री बेहतर हो, हम चाइना से आगे आगे रहें। उसमें अगर अमेरिका जो पहली एक ओवर एक्सटेंडेड अंपायर है अपने आप को मिडिल ईस्ट में मजीद डीपली इन्वॉल्व करता है, तो अमेरिका सिर्फ अपने आप को फंसाएगा एंड इट विल ओनली डिले द इनएविटेबल। जैसे कि हिटलर जो है वो इररेशनल हो गया ना, हिटलर ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं मैं बस जंग लड़ूंगा ही, मैं स्टालिन से भी डील नहीं करूंगा, मैं अमेरिका से भी लड़ूंगा, मैं स्टालिन से भी लड़ूंगा। 2 साल डिले कर लिया इनएविटेबल। क्या हुआ फिर 45 में? सब मर गए। हाँ, तो नाज़ियों के साथ जो हुआ वही ज़ायनिस्ट के साथ होना ही होना है। अमेरिका जितना अरसा अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखेगा उतना वो अपने चांसेस चाइना वाली स्ट्रगल में कम करेगा और मैक्सिमम 5-10 साल इसराइल को ले देगा मजीद, और तो नहीं लेकर दे सकता, क्योंकि इसराइल की जो प्रेडिकेमेंट है इट्स ऑन सो मेनी लेवल्स, ऑन डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक। फिर उसके अलावा आप देखेंगे इसराइल के अंदर एक जो सोसाइटी होती है ना, पहले एक मिलिटरिस्टिक सोसाइटी वाला जो फ्लेवर था खत्म हो गया, वो भी अब जा रहा है ना, क्योंकि गुड लाइफ जो मिल गई, इकोनॉमिकली बड़ा वो है, फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, अमेरिका जा सकते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में भी जा सकते हैं। तो उनको क्या पड़ी है कि वो अपनी जिंदगियां इधर ज़ाया करें। फिर उनमें से अक्सर मजहबी भी नहीं, फ़लस्तीन के साथ जिसकी मजहबी एक यहूदी की वाबस्तगी नहीं है, वो क्यों इधर मरना पसंद करेगा। और हमास ने शो कराया कि इतनी पुलवराइजेशन के बावजूद दिस वाज द बिगेस्ट सिक्योरिटी इवेंट इन इसराइल, इन इसराइल्स हिस्ट्री। योम किपुर की जंग में इतने लोग नहीं मरे थे इसराइल के जितने इस जंग में मारे गए हैं। इसराइली ये नहीं देखते कि उन्होंने दूसरों को कितना मारा है, वो ये देखते हैं हमारे कितने मरे। उस हिसाब से अगर आप देखें दिस वाज द मोस्ट डेवास्टेटिंग वॉर इन इसराइल्स हिस्ट्री। जबकि इसराइली समझ रहे थे कि हमने फ़लस्तीनियों को दबा लिया, उन्होंने वो उभार दिखाया जो पहले कभी नहीं दिखाया था। तो ये इसराइल इज गोइंग टू गो। और अगर ये कोई पैक्स जुदाइका ये वाली कोई चीज़ें, ये यहूदियों की अपनी तो सोच हो सकती है, विशफुल थिंकिंग है। इफ़ द अमेरिकन आर इवन अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट इवन इन देयर एबिलिटीज एंड इवन अ लिटिल बिट पैट्रियाटिक, ऐसे अगर वो पैट्रियाट हैं, अगर वो अमेरिका से प्यार करते हैं तो उन्हें ज़ायनिज़्म को डिवोर्स करनी होगी, वरना वो अपनी कब्र खुद खोदेंगे। इसराइलियों का जो why can't अमेरिका be an irrational actor इसके अंदर? America can be a rational actor. Why can't it be an irrational one? It can be. Could go down with the ship. It could be. Possible हो सकता है। ये तो फिर अमेरिकन सोसाइटी में इस सवाल का जवाब तो फिर 5 नहीं सर 25 साल है उनके पास। 25 हो जाए। 25 बड़े। फैम वैन डोंग ने कहा था अमेरिकियों को, हाउ लॉन्ग आर यू विलिंग टू फाइट? 2 years, 5 years, 10 years, 20 years? Do tell us. We'll gladly accommodate you. Prime Minister of North Vietnam. फ़लस्तीनी भी कर लेंगे अकोमोडेट। अफगानों ने भी किया था सर। करेंगे, और सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं, अगर ये पूरी तरह इनको बाहर निकाल भी देते हैं तो जॉर्डन इनसे भर जाएगा। दे आर गोइंग टू कंटिन्यू रेजिस्टिंग। कब तक डिक्टेटर और पैटजी बिठा के रखेंगे जॉर्डन इजिप्ट में? कब तक? नहीं चल सकता। शाखे नाजुक पे आशियाना है, गिरेगा ही गिरेगा। अमेरिका अगर इसमें अपने अंडे डालेगा तो वो अंडे भी टूटेंगे, ये तो पक्की बात है। अब मैं आपको वो हाबड़ ताबड़ में सीरिया को कर रहे हैं। मैंने इसको वॉर गेम किया ना, मैंने इस पर बहुत सोचा। एक दिन आई जस्ट सैट डाउन एंड आई सेड ओके, आई विल थिंक लाइक एन इसराइली। कैसे इसराइल को बचाया जा सकता है, किस तरह हम इसराइल को परपेचुएट कर सकते हैं, क्या तरीका है जिससे इसराइल को बचाया जा सकता है। आई थॉट लॉन्ग एंड हार्ड, और सिर्फ एक ही आंसर सामने आया, और वो आंसर इसराइलियों को पता है एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट बाय द वे, एंड आई होप द अमेरिकन्स फाइंड दैट आउट एज वेल ऑन एन ऑपरेशनल लेवल। न्यूक्लियर वॉर। जी। न्यूक्लियर वॉर, ऐसी वॉर जिसमें दुनिया की 8 अरब आबादी कम होकर 1 अरब से भी कम रह जाए, लेकिन यहूदियों की तादाद में कमी ना हो। और सबसे खौफनाक जो कारणे जो वो इस रीजन में हो, मिडल ईस्ट और ये वेस्ट एशिया, इस रीजन में। क्यों? क्योंकि देखें 70 लाख यहूदी हैं, बर्थ रेट भी कम है, वो दे आर गोइंग, और कुछ नहीं तो दे आर गोइंग टू बी ब्रीडेड आउट सिंपली बाय नेचर। तो जब आप उनसे ज़्यादा बंदे पैदा नहीं कर सकते तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाए किसी तरह। अब वो ख़त्म कैसे हो सकते हैं? 20-25 करोड़ तो सिर्फ अरब हैं, कैसे ख़त्म होंगे? नहीं, मुश्किल काम है ना, लेकिन ओनली थ्रू न्यूक्लियर होलोकॉस्ट
कैन दे बी डिस्ट्रॉयड। और अगर एक न्यूक्लियर वॉर करवाई जाए, अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स फेंके, दुनिया पर एक क्लाउड आ जाए, दुनिया एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कैद साली हो जाए, तो उस सूरत हाल में जो एक ऑर्गेनाइज्ड हैं, ज़ायनिस्ट, तालीम याफ्ता हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, दे कैन सर्वाइव। द ओनली कैवियाट इज कि इनके ऊपर कोई एटम बम ना गिरे। And that is why Israel, despite being a nuclear power, will never use its nuclear weapons against Iran. इसराइल चाहता है अमेरिका न्यूक्लियर वेपन फेंके और फिर खाए भी। एक ऐसी वर्ल्ड वॉर हो जिसमें सब एक दूसरे पर न्यूक मारे और इसराइल उसमें किसी तरह साइड पर बैठा रहे, न्यूक्लियर वेपन इधर उधर पड़े और पूरी दुनिया का इकोसिस्टम तबाह हो जाए, दुनिया एक डिस्टोपियन वेस्ट लैंड बन जाए। लेकिन फिर उसमें ये जो छोटी सी ज़ायनिस्ट मिनॉरिटी है जो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, वो दे कैन थ्राइव। तो ऑल दे वांट इज अ हॉरिफिक थर्ड वर्ल्ड वॉर, दैट्स द ओनली ऑप्शन इसराइल सर्वाइव्स। बहुत सोचने के बाद वाहिद ऑप्शन जो मुझे लगा फीजिबल वो ये है। और आप देखें कि किस तरह वो ईरान में अमेरिका को इन्वॉल्व करा रहा है, खुद नहीं अदा करा रहा है, हर तरफ करा रहा है। You can guess that they know the answer as well. The smart people in Israel know this. बहुत सारी बातें ना, हिटलर वॉज अ जेनोसाइडल मेनियक, खबीस आदमी था, नाजी था, रेसिस्ट था, लेकिन ज़हीन आदमी था। मैंने जब माइन काम्फ पहली दफ़ा पढ़ी ना, तो कुछ चीज़ों पर मैं हंसा, मैंने उन पर इतराज़ किया कि हिटलर ने कुछ बातें लिखी हुई थी जिनको आप कहते हैं ना एंटी सेमेटिक ट्रोप्स, एंड आई बिलीव्ड कि यार दीज आर लाइज, फजूल बातें हैं जी। ये यहूदी जो हैं ये औरतों की तिजारत करते हैं, ये उसमें लिखा हुआ था। ये दुनिया को वर्ल्ड वॉर में झोंकना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ये उसमें लिखा हुआ था। यार लेकिन द कॉन्स्पिरेसी थेरीज आर मेकिंग सेंस नाउअडेज। हाँ, पोर्नोग्राफी का तूफान दुनिया में आया हुआ है ना, पोर्नोग्राफी के पीछे देखें कौन है। नाज़ीज़ गुड गाइस नहीं थे, नहीं, they were bad guys, they were racist genociders, होंगे but सर, they were smart guys। होंगे सर, नहीं थे बैड गाइस सर, नॉट एनी वर्स देन अपना चर्चिल, नहीं, not worse than Churchill, नॉट एनी वर्स देन अपना स्टालिन। नहीं, वो तो फिर ठीक है ना, अगर आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल वो एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, मिलते जुलते हैं। कम अज कम इन्होंने अपना फिजिक्स का होमवर्क किया हुआ था। हाँ, फिजिक्स का होमवर्क किया हुआ था, बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ी मार खा गए ना, उसको ज्यूइश साइंस करार दे दिया, तो वो है ना मैनहट्टन प्रोजेक्ट सारा वो उससे भरा हुआ। जो पॉइंट आप कह रहे हैं आई एग्री फुली। अगर हिटलर ने जेनोसाइड किया जिप्सीज का, पोल्स का, यहूदियों का, तो बंगाल में कहत के जरिए 3 मिलियन लोगों का जेनोसाइड किसने किया? चर्चिल ने किया ना। चर्चिल वॉज अ रेसिस्ट, चर्चिल वॉज अ जेनोसाइड मॉन्स्टर। इसी तरह स्टालिन तो खैर माशाल्लाह वो द लेसर सेड द बेटर। हमारे बस सुर्ख सादी नाराज ना हो जाए, लेकिन या स्टालिन तो फिर किंग है भाई, और ये सारे उस ग्रुप का पार्ट है। तो लेकिन एज अ मुस्लिम आई कैन नेवर कॉल स्टालिन अ गुड गाय, आई कैन नेवर कॉल चर्चिल अ गुड गाय, आई कैन नेवर कॉल हिटलर अ गुड गाय। जो भी बंदा, देखो बात बड़ी सिंपल है, मैं ये बात जनरली आई अवॉइड इवन सेइंग कि यहूदी, आई से ज़ायनिस्ट। उसकी वजह यह है कि ज़ायनिस्ट तो मुसलमान भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान में फिर रहे हैं ना 3-4 इनके टाउट, दे आर एज हेटफुल एज द वंस इन इसराइल। ऑन द अदर हैंड फिंकलस्टाइन भी यहूदी है ना, बेशक यहूदी है ना। वाह, फिंकलस्टाइन को सलाम है भाई, वो बंदा हक की बात डैन कोहेन, मैक्स ब्लूमेंथॉल, बड़े अच्छे साथी हैं। बहुत सारे ऐसे होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे जो इसराइल को छोड़ गए। उन्होंने कहा इलान एरन माटे, उसके वालिद गैबोर माटे। मतलब देखें, हम इस्लाम इंसानियत का मजहब है, हाल पर बड़ी अच्छी साफी हैं। इस्लाम इंसानियत का मजहब है। जो भी बंदा जेनोसाइड का सपोर्टर है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसको बुरा आदमी कहूंगा, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, को भी हो। जेनोसाइड is worst crime, murder, worst crime that can be perpetrated. Genocide is murder on an industrial scale. जी। तो हम उन सब को विलन मानते हैं, हम उन सब से बरात का इजहार। तो फिर पीस प्लान टाइम टपाने के लिए नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी टाइम टपा नहीं रहा। पीस प्लान का सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाह रहा कि लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का एक तो पर्सनल मोटिव्स है। नहीं, क्या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा नहीं है कि इजराइल न्यूक्लियर वॉर को टीज कर रहा है जब वो यूक्रेन में शरारतें करता है? उनमें कुछ लोगों को अंदाजा है, तो वो इसी वजह से सर वो पीस प्लान को जैसे एक आप समझे कि लास्ट डिच एफर्ट के तौर पे फेंक रहे हैं। अगर आप अमेरिकन के बारे में ये बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट सम ऑफ देम माइट बी थिंकिंग दैट वे, यस, एटलीस्ट सम ऑफ देम, नॉट ऑल। उसकी वजह एग्जैक्टली एप्स्टीन और बहुत सारे बंदे उन्होंने खरीद के भी बिठाए हुए ना, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली थिंकिंग की कैपेसिटी रखते हैं ना यूएस एस्टेब्लिशमेंट में, यस दिस कैन बी
आई थिंक दैट दे वुड बी पॉन्डरिंग अबाउट, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनके ज़हन में ये बात हो, दैट इज सर स्कॉट एटर जानते हैं ना, आप देखते हैं स्कॉट एटर को? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं, स्कॉट एटर साहब को भी नहीं देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखी। अब वो हैं एनालिस्ट हैं, गल्फ वॉर में वो मरीन थे और उसके बाद वो वेपन इंस्पेक्टर थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए। यूएन ने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया था इराक में प्री इराक इन्वेजन केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स की डिकमिशनिंग के लिए। उस वक्त उन्होंने एंटी वॉर स्टांस डेवलप किया एंड ही इज़ टोटली अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। और वहाँ से उनकी एक्टिविज्म शुरू हुई वगैरह वगैरह। अब वो क्योंकि उन्होंने एजेंसियों के साथ काम किया हुआ है, तो जब भी मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, इंटरव्यू के बाद या पहले मैं उनसे ज़रूर शरारत करता होता हूँ, मुझे पता है कि तू अभी भी एजेंट है, तू है एंटी वॉर, लेकिन तू ओवरटर्न विंडो को कंट्रोल करने के लिए। और मैं उसको हमेशा बताता होता हूँ कि जब बचपन में जब मैंने पहली बार डॉक्यूमेंट्री में देखा था तो मैंने अपने दोस्त को कहा था कि ये है वो जिनसे हमने लड़ना है। बहुत हंसता है, बड़ा महसूस होता है। हमारे वालिद की उम्र क्या है, 70 लेट 60s early 70s में है, पता है ना, गोरों का जो हिसाब होता है, बच्चे बच्चे इधर उधर होते हैं, तो वो अल्लाह बच्चू करके बेटों की तरह ज़रा में ह्यूमन मोमेंट होते हैं। प्लस वो कॉबॉय वाले नावल जो मैं बचपन में पढ़ता था, वो भी पढ़ता था बचपन में, लुई लमोर वाले, तो वो उसको भी बातें करता होता है हमारे साथ कभी कभी। उस समय मैंने माइकल शोयर साहब का, डॉक्टर माइकल शोयर नहीं होते थे CIA के, जो ओसामा बिन लादेन कमीशन वाले, जिन्होंने वो किताब भी लिखी थी अमेरिका, आपको याद होंगे, आपको मैं चेहरा दिखाऊंगा आपको याद आ जाएंगे, मार्च टू हेल अमेरिकन टिरनी। उन्होंने एंटी टॉर्चर थे, वो कहते थे कि इनको POW बनाओ, ये फाइटर जो है मुसलमानों के। हालांकि उनकी बेगम जो है वो क्वीन ऑफ टॉर्चर मानी जाती थी। उन्होंने इन्हांस्ड इंटरोगेशन प्रोग्राम डेवलप किया था CIA में, वो और बातें हैं, लेकिन बहरहाल डॉक्टर माइकल शोयर, हाँ भाई इसी तरह गोरों की वजह की बातें हैं ये। बाद में रिटायर होकर किताब लिखते हैं, रोते हैं, शराब पीते मर जाते हैं। तो उनके बारे में मैंने जब पूछा कि जो एंटी वॉर वाले सारे आप लोग हैं, ऑफ कैमरा मैंने जब उसे बात की, तो मैंने कहा आप जैसे आपको एक इकोसिस्टम में जिंदा रहने दिया जा रहा है, वो जो एक थर्ड वर्ल्डिज्म होता है कि हमें पता है कि बंदा TV पे आ रहा है, मतलब आप प्रोग्राम कर रहे हैं स्टेट क्राफ्ट हर रात 8 बजे, तो एक वजह है कि आप TV बैठे हुए, ठीक है ना। तो आप प्रोग्राम देखते नहीं, स्टेट क्राफ्ट देखा करें। मैं आई रीड मोस्टली, आप देखा करें, हर रात 8 बजे लगता है। सैयद मुजम्मिल शाह साहब का बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा, मुजम्मिल शाह, मुराद मेरा ये था कि मैं मैं ठट्ठा कर रहा था। मैंने उनको कहा कि मुझे अंदाजा है कि आप द फैक्ट आप एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं विद सम फ्रिक्शन, बट आप करते हैं, दैट मीन्स कि आपको जो ओवरटर्न विंडो है उसमें आपको इजाज़त दी जा रही है। हंसने लगा। तो मैंने कहा मुझे पता है क्योंकि मैं बराह रास्त देखता हूँ, आपको भी पता है क्योंकि आपके यहाँ बड़े सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स ऑफ कंट्रोल हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स के देयर इज एन एंटी वॉर कीड़ा इन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो नहीं चाहता कि अमेरिका फॉरएवर वॉर्स लड़े। कहता है हमारे अंदर, कहता है हमारे अंदर ग्रुप्स जो होते हैं, अब जितना भी कैंडर वो शो करते हैं, वो अल्लाह जाने वो मुझे क्या समझता है क्या नहीं समझता, झूठ सच इनकी बातें सारी मिक्सड होती हैं, वो पिंच ऑफ सॉल्ट साथ मिलता हूँ, बट वो इतना कहता है कि ये हम वो इसको। मैंने कहा ईरान के मामले में, मैं कहा क्या मामला है, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी कुछ बात हुई थी, तो कहने लगा कि यार देखो हमें 250-300 बॉडी बैग उठाने में कोई मसला नहीं है ईरान के मामले में, हमें ना बूट्स ऑन ग्राउंड की ज़रूरत है, और जो बैकलैश है ना ईरान का वो इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर ये स्प्लिंटर करता है ईरान, तो इसकी जो फैक्शंस बनती हैं ना सारी की सारी, वो कल को हमारी खेती बनेगी। इस तरह कोई भी मजहबी ग्रोह जो गैंग्स बन जाते हैं, तो फिर आप मर्सनरी फोर्स बन जाते हैं। तो हमें पता है कि ये बहुत अच्छा टूल है पोटेंशियली। तो उस तरह से अगर सिनिकल कैलकुलस में बात करो तो हमें कोई मसला नहीं होगा अगर ये केओस में तब्दील हो जाए ईरान। ये बात बहुत अचंभे की थी मेरे लिए, तो मुझे लगा था कि अमेरिका ब्लो बैक से डरता होगा। ना, अमेरिका ब्लो बैक से नहीं डरता। देखें, ईरान की अगर हम बात करते हैं ना, अमेरिकन को पता है कि ईरान उनको बहुत ज़्यादा हिट नहीं कर सकता ना, मसला ये है। लेकिन ईरान कैन क्रिएट रिपल्स। ईरान इनडायरेक्टली हिट कर सकता है अमेरिकन इंटरेस्ट। अरे मैंने यही पूछा, मैंने कहा अमेरिका को हिट करना और अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करना फ़र्क है। उसमें होगा ये कि गल्फ बंद हो जाएगी। श्योर, एग्रीड। गल्फ जब बंद होगी, तो आप वेनेजुएला, अगर आपकी जब आप वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका को सिक्योर कर लेते हैं, ना मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तेल की बात नहीं कर रहा। जब गल्फ बंद होगी, अमेरिका का तेल बंद नहीं होगा, अरब शेखों के पैसे बंद होंगे, तो फंस जाए पूरी अरब दुनिया में। जो अमेरिका ने एक आर्किटेक्चर खड़ा किया हुआ है ना क्विजलिंग हुक्मरानों का, उनके पेट्रनेज नेटवर्क कोलैप्स कर जाएंगे। तो क्या इसराइल की ख्वाहिश नहीं है कि ये होए? नहीं, इसराइल की अगर ये ख्वाहिश है तो वो बहुत स्टूपिड है। फिर नहीं, क्या इसराइल और UAE का अगर ये पेट्रनेज नेटवर्क कोलैप्स कर गए तो आपका क्या ख्याल है, मिस्र में सीसी को कौन रिप्लेस करेगा? केओस। नो, सर मिसाल तौर पे UAE और इसराइल क्या सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर? क्या वजह है कि मेमरी जो है वो बलूचिस्तान स्टडी शुरू कर देता है? UAE जो फिफ्थ कॉलमिस्ट टाइप
एथनिक एनक्लेव्स और छावनियां बनाने की ख्वाहिश है। आपके सवाल में ही आपके सवाल जवाब है। यूएई क्यों नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान पे हमला करे? यूएई इज वर्किंग अगेंस्ट दैट। क्योंकि सारा ब्लोबैक उधर आएगा। एग्जैक्टली, यूएई का अपना जो अंपायर है वो नहीं, इसराइल अपने आप को ताबकारी से महफूज रख सकता है। इसराइल का ख्याल है कि शायद वो रख सकता है। ये भी लॉन्ग शॉट है बाय द वे, जब पढ़ते हैं सब कोई पढ़ते हैं, ये भी उनकी खाम ख्याली है, लेकिन इट्स द बेस्ट ऑप्शन अमंग द अदर्स फॉर इसराइल। जो पॉइंट है वो ये है कि यूएई विल बी अ डायरेक्ट अफेक्टी ऑफ एन अमेरिकन अटैक ऑन ईरान। सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट अफेक्टी। बिला शक। इजिप्ट, पीके, जॉर्डन, इवन सीरिया, इराक, ये सारे। पाकिस्तान भी सारा बॉर्डर है सर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट होगा ना। अरब ये होगा तो ऑयल से डायरेक्ट हिट पड़ेगी इकोनॉमी को। पाकिस्तान का मसला दूसरा आएगा, सिक्योरिटी स्पिल ओवर वाला और टेररिज्म, और फिर इंडिया की तरफ से नया प्रेशर। पाकिस्तान का दूसरा मसला आएगा। जो अमेरिकन इंपीरियम है ना, लेकिन अगर वो कोलैप्स करता है तो अमेरिका को मजीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो सोच है ना, अमेरिका ने इराक के बारे में भी यही सोचा था कि हमारे ऊपर ब्लो बैक नहीं आएगा, सदाम में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? ईरान बिकेम स्ट्रेंथन्ड। उसने सारे मिलिशियाज खड़े कर लिए। ईरान स्ट्रेंथन हो गया। अमेरिका को इराक वॉर का इन द लॉन्ग रन मिडल ईस्ट के रीजन में नुकसान हुआ। एक प्लायंट कंटेन्ड सदाम was better for American interests than what the chaos brought, and it emboldened Iran and strengthened Iran. अगर आप ईरान को टुकड़े टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं तो कौन सा मुल्क है जो रीजनली बहुत ज़्यादा गेन करेगा? बहुत से मुल्क है, पाकिस्तान है, टर्की है। पाकिस्तान में लूज आउट, टर्की गेन करेगा। टर्की तो बादशाह बन जाएगा सर। टर्की गेन करेगा ठीक ठाक, टेरिटरी भी गेन करेगा, पाकिस्तान भी गेन करेगा। वो लोग कभी कुछ गेन नहीं कर सकते जिनको अपना फायदा खुद समझना आता है। सुभान अल्लाह, ये भी बात है। टर्की वाले जो है दे आर कॉम्पिटेंट, ठीक है। अभी उन्होंने 30 पीसेस ऑफ सिल्वर ले लिए ना, पाकिस्तान ने तो कुछ गेन नहीं किया। पाकिस्तान में कुछ गेन नहीं होता जब तक हमारे पास एक ऐसी टॉप लीडरशिप नहीं आती जो एक्चुअली गेन करने की सलाहियत रखती हो बियॉन्ड पर्सनल बेनिफिट्स। टर्की के पास है वो। Turkey is going to become a much bigger player than Iran ever was if Iran is destroyed. और उसके बाद टर्की जो है वो डायरेक्टली एक वो इस्लामिक ब्रदरहुड से भी इनके ताने बाने मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो कल मिस्र में रजीम चेंज होती है, लीबिया में रजीम चेंज होती है, और टर्की इस इलाके में प्यो बना हुआ है, हेजेमोन बन जाता है। इराक में आता है, क्या नाम है उसका, नूरी अल मालिकी नाम है ना, नूरी अल मालिकी आ जाता है बुश के दौर में, प्रो ईरान बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के। तो अगर ये रिपल क्रिएट होते हैं ईरान के डिस्ट्रक्शन से, तो फिर टर्की विल बी ब्रिंगिंग फोर्थ रेजीम्स इन सीरिया में तो ले आए, इजिप्ट में, लीबिया में। फिर क्या होगा? न्यू ओटोमान एम्पायर बनवा के देना है अमेरिका ने। क्या अमेरिका को उसमें क्या फ़ायदा? हिटलर को उसने एक बात कही, एडमिरल राइडर ने, जो उसका नेवल चीफ था, कि तू रूस से ना लड़, तू ब्रिटिश एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर। उसने कहा ब्रिटिश एम्पायर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, मुझे क्या फ़ायदा? जापान ले जाएगा सब कुछ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते उसको, हम तो उधर जा भी नहीं सकते, हम तो इंडिया पर अपना राज नहीं कायम कर सकते, तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। रशिया को अगर हम जेनोसाइड करते हैं, मारते हैं, तो हमें लेबनस्ट्रॉम मिलेगी, अपनी लिविंग स्पेस मिलेगी। तो अमेरिका अगर साउथ अमेरिका में अपना एम्पीरियम क्रिएट करता है तो वो तो उसके बिल्कुल डायरेक्ट उसमें है, लेकिन दीज आर फार अवे रीजन्स एंड एन ओवर एक्सटेंडेड एम्पायर अगर अपने आप को जितना इधर इन्वॉल्व करेगा उतना वो मजीद ओवर एक्सटेंड होता जाएगा। और बाय द वे चाइना भी तो ईरान के शुमाल में मौजूद है ना। चाइना एंड टर्की आर गोइंग टू बी द विनर्स। यूक्रेन की वॉर हुई, चाइना फ़ायदा ले गया कि नहीं? पूरे सेंट्रल एशिया को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना गया, रशिया को अपनी क्लाइंट स्टेट बना गया। इट वॉज बाय नो मीन्स प्री ऑर्डेंड कि रशिया चाइना का लैकी बनेगा। चाइना वॉज ऑल अलोन, चाइना डिडंट हैव एनी एलाइज वर्दी ऑफ द नेम। ठीक, आपने यूक्रेन वाला सीन जो भी हुआ, उसके बाद नतीजा ये निकला कि एट द एंड ऑफ द डे चाइनीज वर वेरी वरीड अबाउट इट जब पुतिन ने हमला किया, बट दे टर्न दैट टू देयर एडवांटेज। और उन्होंने जियोग्राफी को बहुत अच्छा प्ले किया, अपनी इकोनॉमिक पावर को बहुत अच्छा प्ले किया, अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स भी रशिया के लिए बना दी, सब बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हासिल किया। सेम इज गोइंग टू हैपन हियर। अमेरिका को मिलेगा क्या? अमेरिका ईरान को फ्रैगमेंट भी कर दे, अमेरिका को तो फायदा ही नहीं है। क्या फायदा है अमेरिका को? फायदा नहीं है। अमेरिका एक ओवर एक्सटेंडेड एम्पायर है, इट नीड्स टू रिकग्नाइज दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर वो उन्हीं हवाओं में रहा ना, तो जिस तरह हिटलर भी एक वो खुमार में, ताकत के खुमार में बहता बहता जर्मनी को तबाही के गार में ले गया था ना,
बिल्कुल उसी तरह अमेरिका भी ले जाएगा। वो कल बात कर रहे थे ना डॉक्टर अमार साहब के, जी ये देखें बड़ा एक ऐसा काम हुआ है कि जी एक बंदा उठा के अगवा करके वो मदूरों को ले गए हैं, तो ऐसा तारीख में नहीं हुआ। तो मैं नहीं कहा उस वक्त क्योंकि हम गज़ा में बात कर रहे थे, ऐसा जो मिलता जुलता वाक़या वो हिटलर ने कराया था ना, हंगेरियन डिक्टेटर मिक्लास होर्थी के बच्चे को अगवा करवाया था सो दैट ही गेट्स टू प्ले बॉल। एक कारपेट में लपेट के कमांडो ऑटो स्कॉर्जनी उसको अगवा करके लाया था बुडापेस्ट से इन 1944। लेकिन अगेन पॉइंट एग्जैक्टली ये जो बुलिंग और नाटजी किस्म की टैक्टिक्स है ना, ये शो करती हैं ताकत के खुमार को, और ताकत का खुमार हमेशा तबाही की तरफ लेकर जाता है। अगर आप रैशनल रहें, आप सोच के चलें, फूंक फूंक के कदम रखें, जिस तरह अमेरिकन बहुत दफ़ा करते रहे, दे आर वेरी एजुकेटेड नेशन। अमेरिका खुद एक बड़े इंटरेस्टिंग दोराहे पर है। अगर वो यहाँ पर अपने लिए अच्छे फैसले लेता है तो इट कैन नॉट ओनली सर्वाइव बट थ्राइव इवन इन द नेक्स्ट सेंचुरी एंड इन दिस सेंचुरी। अदरवाइज इट कुड एंड अप गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इट। इट कैन डू दैट और इट कैन जस्ट एंड अप डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। इसराइल की ख्वाहिश यही है, ज़ायनिस्ट की ख्वाहिश यही है कि अमेरिका सारी दुनिया बर्बाद करे, खुद को भी बर्बाद करे और हमें मौका मिल जाए। वो कहते हैं ना कि एक लतीफ़ा है कि एक मरासी था, मरासी के लड़के ने कहा माँ को, अम्मा अम्मा मैं ना चौधरी धी नाल ब्याह करना। तो उसने कहा जी, माँ ने कहा नहीं चौधरी दी धी दा ब्याह नंबरदार दे पुत्र नाल होएगा। वो थोड़ा डिप्रेस हो गया। फिर उसने कहा अम्मा अगर नंबरदार का पुत्र मर जाए फिर? उसने कहा फिर इस तरह उससे होगा उससे होगा। 4-5 दफ़ा ऐसे हुआ ना तो माँ ने कहा पुत्र पूरा ग्राम ही मर जाए ना तो चौधरी दी धी दी शादी तेरे नाल नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉबेबली मरासी ने शायद उसके बाद ये कहा कि माँ अगर सारा ग्राम मर जाए, अगर चौधरी भी मर जाए, तू भी मर जाए, सारे मर जाए, सिर्फ मैं तो चौधरी दी धी रह जाए इस गाँव, तो फिर तो मेरी शादी होएगी ना। तो फिर चॉइस आप ना ही समझिए। तो बस फिर ज़ायनिस्टों के लिए यही ऑप्शन है। ज़ायनिस्टों का ऑप्शन मरासी के लड़के वाला ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो वो इसी पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाकी कुदरत का कानून है, इतनी तारीख तो हमने ही पढ़ी है। तकदीर के काजी का ये भी फतवा है कि ये इस टाइप की कौमें मीट वेरी सॉरी एंड्स। डॉक्टर साहब का एक रसाला है, आप पढ़ सकते हैं, मिरासी की बेटे की दुआ। डेडिकेटेड टू इसराइल और उसके गुलामों के लिए भी, और मिरासी की बेटी के चेलों की भी उसमें पूरी फहरिस्त है, चेलों की फहरिस्त वो भी पढ़ लीजिएगा आप। डॉक्टर साहब बड़ी, मैंने कहा था ना स्टार्ट में कि क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ फ़लस्तीन के मामले को आप बयान करते हैं, आप आते हैं, हमारे लिए बहुत शर्फ की बात होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आई थिंक एक वेल डिजर्व्ड मील है मेरे ख्याल है, इसके बाद आप बैठ के खाना खाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।